पहले हम इस सेशन को कुछ इस तरह रख लेते हैं कि आई विल फर्स्ट टेल अबाउट माई सेल्फ, मेरा एक्सपीरियंस, किस तरह मेरा जो जर्नी रहा है यूपीएससी का, वो सारा उसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एंड देन वंस आई एम डन विद दैट, मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस हैं जो कॉमनली क्वेश्चंस पूछे गए हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स के द्वारा, तो उन क्वेश्चंस के कुछ कुछ आंसर्स कर दूंगा आपको। एंड देन आई विल ऑल्सो टेक योर डाउट्स, एंड आपके आपके खुद के डाउट्स भी मैं ले लूंगा, जो भी आपको जो भी आए हैं प्रिपरेशन में, एंड जो आप उसको कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए, एंड देन आई विल ऑल्सो टेक देम एज वेल। ठीक है, सो स्टार्टिंग फ्रॉम माई इंट्रोडक्शन, सो आई my name is Nirdesh Gangwar. As you know, I have secured All India Rank 360 in UPSC 2023, and I come from a town, Bahedi, which is in district Bareilly. My initial education was done from Bahedi only, and after that I completed my 10th to 12th education from Jolikot, Nainital. After that I prepared for IIT, and I completed my BTech in mining engineering from IIT BHU Varanasi, and my graduation was done in 2020. And after that I took 2 year long gap of completely wholeheartedly preparing for civil services, and post that I am also working in a corporate sector, and in finally in 2023 attempt I secured All India Rank 360. सो ये यूपीएससी में मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था। तो सबसे पहला अटेम्प्ट मैंने 2020 में दे दिया था, और 2020 में जो अटेम्प्ट मैंने दिया था उसमें बेसिकली मैंने ऐसे दिया था कि एक बार देख लेता हूँ कि यूपीएससी का एग्जाम कैसा होता है, बिकॉज एट दैट टाइम मेरा ऑप्शनल भी डिसाइडेड नहीं था। सो आई जस्ट वेंट इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, सो आई कुड नॉट क्लियर इट ऑब्वियसली, एंड बट आफ्टर माई 2020 अटेम्प्ट आई solely prepared for UPSC by completely remaining at home, and I gave my 100% for the attempt of 2021. But unfortunately I could not clear prelims in 2021 also. So that was a first major setback फॉर मी, कि जब आपका पूरा प्रिपरेशन हो रखा होता है एंड आपने यूपीएससी का पूरा सिलेबस कर रखा है, आंसर राइटिंग कर रखी है, एंड यू हैव प्लान्स, आपके पास सारे प्लान्स हैं कि प्री हो जाएगा तो उसके बाद आप मेंस के लिए कैसे अप्रोच करोगे, और उस समय जब आपका प्री नहीं होता है, सो दैट वाज रियली अ डल मोमेंट फॉर मी, and it was first time that I felt quite low in my life कि मतलब अब क्या होगा, प्री नहीं हुआ, मतलब सो प्री का ना होना always puts that थिंग इन योर माइंड कि यार अभी तो मुझे मौका ही नहीं मिला मेरे स्किल्स दिखाने का, मतलब पहले ही स्टेज पे मुझे बाहर कर दिया गया। तो दैट वाज द फीलिंग जो कि आप लोगों में से कुछ लोग जो प्री नहीं कर पाए होंगे, अनफॉर्चुनेटली उनको भी सेम आया होगा। सो आई टोटली एम्पैथाइज विद दैट फीलिंग। आफ्टर दैट नहीं हुआ मेरा, देन आई शिफ्टेड टू दिल्ली फॉर 2022 अटेम्प्ट, एंड 2022 अटेम्प्ट के लिए मैंने फिर पूरा गैप लिया एंड आई प्रिपेयर्ड फॉर इट। उस समय मेरा प्री हुआ, और प्री मेरा भगवान के दया से गॉड गॉड फॉर्चुनेटली मेरा जो प्री था वो फॉरेस्ट का भी क्लियर हुआ और सिविल्स का भी क्लियर हुआ। सो मेरे 105 मार्क्स आए थे 2022 के अटेम्प्ट में। एंड ऑल्सो फिर उस अटेम्प्ट में मैंने मेंस भी क्लियर किया एंड इंटरव्यू तक गया मैं, बट फाइनली मैं इंटरव्यू में नहीं आ पाया, फाइनल लिस्ट में मैं नहीं आ पाया था। तो अगर आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि 23 मई को फाइनल रिजल्ट्स आए थे 2022 अटेम्प्ट के, 28 मई को 2023 अटेम्प्ट का प्रीलिम्स था। सो दैट वाज द अनदर सेटबैक जो मेरे लाइफ में था, जिसने कि मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनली वल्नरेबल किया, एंड एट द सेम टाइम आई नाउ व्हेन आई लुक बैक तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग भी बनाया, बिकॉज व्हेन यू फेस दो सिचुएशंस एंड व्हेन यू cope up with those situations, and when you are able to deal with them with the positive approach, then that is what makes you strong. So वो मुझे लगता है कि एक बहुत ही मेजर सेटबैक था, लेकिन एट द सेम टाइम मेरे पर्सनालिटी को बहुत ही अच्छे से ग्रूम किया। एंड ऑल्सो फिर उसी के बाद मैंने 2023 का अटेम्प्ट दिया, और उसमें मेरा फॉर्चुनेटली मैंने प्री फिर से क्लियर किया। दिस टाइम ऑल्सो मैंने फॉरेस्ट का एंड सिविल्स दोनों का कट ऑफ क्लियर किया प्री में, एंड मेंस क्लियर हुआ। मेंस में मेरा 776 स्कोर था, एंड देन आफ्टर इंटरव्यू मेरा रैंक 360 आया है। तो ये मेरी ब्रीफ जर्नी थी, आप जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, मेरी यूपीएससी की जर्नी थी। सो इसके बाद मैं इस सफलता का जो क्रेडिट है वो मेरे फादर को देना चाहता हूँ। मेरे फादर ने हमेशा सपोर्ट किया मुझे एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, एवरी मोमेंट व्हेन आई फेल्ड इन दिस एग्जामिनेशन, ही वाज देयर स्टैंडिंग राइट विद मी, कि मतलब नहीं बेटा आप करो, तैयारी करो अच्छे से, एंड यू
गो फॉर इट। सो ये मेरा क्रेडिट मैं अपने फादर को देना चाहता हूँ, एंड बहुत सारे मेरे दोस्त थे जिन्होंने प्रिपरेशन में मेरी मदद की, जिनके साथ मैं आंसर राइटिंग करता था, जो कि मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि यूपीएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि ग्रुप्स में करें, ना कि अकेले करने करने के बजाय, क्योंकि दैट मेक्स योर वर्क इजी, लोड इजी, एंड इट मेक्स इंटरेस्टिंग, कि आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है व्हेन यू प्रिपेयर विद फ्रेंड्स। तो ये मेरे दोस्त और मेरे फादर को मैं इसका क्रेडिट देना चाहूंगा। एंड नाउ कमिंग टू, सो मैंने आपके कमेंट्स पढ़ लिए हैं, मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पढ़े हैं, एंड मैं उनको एक एक करके क्वेश्चंस लूंगा आपके इस प्रिपरेशन से रिलेटेड। तो जैसा कि हमें पता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन के 3 मेन स्टेप्स हैं। ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए हम बेसिकली पूरा सिलेबस पे आ जाते हैं कि कैसे हमें अप्रोच करना चाहिए यूपीएससी के एग्जाम के। तो बेसिकली सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा प्रीलिम्स की। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेज इस एग्जाम की है प्रीलिम्स। तो मेरा अप्रोच जो रहता था, अब आपको जैसा कि मैंने बताया कि मेरा 2 बार प्री नहीं हुआ था, तो उसके बाद लेकिन उसके बाद के दोनों प्री में मेरा फॉरेस्ट का कट ऑफ क्लियर हुआ। तो ऐसा क्या किया मैंने कि जो मेरे प्री के मार्क्स इतने कंसिडरेट होके, मतलब इतना अच्छे से इम्प्रूव हुए, कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट था प्री के मार्क्स में। तो सबसे पहली चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप एक स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ लो। जो भी सिलेबस है आपका, प्री का सिलेबस जो भी है, उन स्टैंडर्ड बुक्स को अच्छे से कवर कर लो। मतलब मैं ये भी कहूंगा कि जैसे जो बुक्स हैं, जैसे स्पेक्ट्रम है, अब मैं बुक लिस्ट में जाना थोड़ा अवॉइड करूंगा, क्योंकि आपको जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट की किसी न किसी जगह मिल जाएंगी, है ना। सब लोग मोर और लेस सेम बुक्स ही पढ़ते हैं, तो उसमें कुछ सच इतना अलग नहीं होता है जो हम बुक्स फॉलो कर रहे हैं। तो बेसिकली स्पेक्ट्रम आप पढ़ रहे होते हो, विपिन चंद्रा पढ़ रहे होते हो, है ना, एंड लक्ष्मीकांत पढ़ रहे होते हो, सो वो आप देख सकते हो। तो मेरा अप्रोच जो था प्री को लेके वो ये रहेगा, आप लोगों को सजेशन कि आप लोग पहले स्टैंडर्ड बुक्स को एकदम फॉलो कर लो, पूरा अच्छे से मेमोराइज कर लो, उनको जितनी ज्यादा बार हो सकता है रिवाइज कर लो। एंड मैंने क्या किया था, मैंने स्टैंडर्ड बुक्स के जो फैक्ट्स थे उनका अलग से नोट्स बना लिया था। मतलब एक प्रॉपर नोट्स बनाते हुए कि अगर कोई, फॉर एग्जांपल अगर स्पेक्ट्रम है, तो स्पेक्ट्रम में अगर मुझे नोट्स बनाने हैं तो कौन सा पेपर किसने लिखा, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन किसने बनाया, किस ईयर में बनाया, उस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य क्या था बनाने का, तो ऐसे मैं टेबल के फॉर्मेट में बना लेता था। तो अगर मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा कि मैंने सारे नोट्स डिजिटल बनाए थे। तो डिजिटल नोट्स बनाने से फायदा ये हो गया कि देवर वेरी इजी टू मॉडिफाई एट द टाइम, जब भी मुझे चाहिए था मैंने उनको मॉडिफाई कर लिया। लेट्स से कुछ मुझे नया मिला और मुझे मेरे को पुराने ही फ्रेमवर्क में ऐड करना था, तो वहां मैंने ऐड कर लिया उन नोट्स को। तो इसलिए डिजिटल नोट्स काफी मेरे लिए हेल्पफुल रहे, तो मैंने मेरा पूरा प्रिपरेशन डिजिटल नोट्स से ही किया। तो सबसे पहले, हाँ, तो अब किसी ने कमेंट किया है कि यू मेड नोट्स इन फर्स्ट रीडिंग और सेकंड और थर्ड। सो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप फर्स्ट रीडिंग में ही नोट्स बनाओगे तो आपको सारा का सारा बुक ही इंपॉर्टेंट लगेगा। सो दैट इज नॉट द राइट अप्रोच एज फार एज आई थिंक। तो मैंने क्या किया था, जब पहली 2 बार रीडिंग कर ली बुक्स की, एंड देन उसके बाद थर्ड रीडिंग की, फिर मैंने नोट्स बनाना शुरू किए। एंड जैसा कि मैंने बताया कि नोट्स मैंने डिजिटल बनाए, तो जैसे जैसे मैं उन नोट्स को रिवाइज करता गया, उन बुक्स को और पढ़ता गया और ज्यादा बार पढ़ता गया, तो मुझे पता लगा कि नहीं, मैंने अभी जो नोट्स बना रखे हैं उनमें भी चेंजेस करने का स्कोप है, तो उनको आप और कट शॉर्ट कर सकते हो। तो नोट्स में, नोट मेकिंग इन यूपीएससी इज नॉट कि आपने एक बार बना लिए और फिर वो नोट्स आपके हमेशा के लिए हो गए। ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, एक डायनेमिक प्रोसेस है। आपको हर टाइम नोट्स को थोड़ा मॉडिफाई करते रहना पड़ेगा। आपने हर बार नोट्स को मॉडिफाई करेंगे। सॉरी, बीच बीच में मेरा ध्यान थोड़ा इधर जा रहा है क्योंकि मैं आपके कमेंट्स भी पढ़ रहा हूँ, तो वो थोड़ा फ्लो में आ जाता है गड़बड़। तो हाँ, तो आपको अपने नोट्स को मॉडिफाई करते रहना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने पहले नोट्स बना रखे हैं कि या किसी भी चैप्टर के नोट्स बनाए हुए हैं और आपने थोड़े से ब्रॉड बना रखे हैं, ठीक है, तो उन नोट्स को ब्रॉड कर रखा है, लेकिन जब आपको पता लगा कि यार इस वाले पार्ट में मैं ये पॉइंट तो याद ही रहते हैं मुझे, तो जो पॉइंट्स आपको याद रहते हैं आप उनको हटा सकते हैं अपने नोट्स में से, क्योंकि वो आपको जनरली याद रहते हैं। तो मैं अपने नोट्स के साथ इस तरह छोटा करता रहता था उनको, प्री के जो मैंने बनाए थे, मतलब, है ना। तो कुछ लोग, मतलब बहुत सारे लोगों का मानना ये होता है कि प्री और मेंस के नोट्स सेम बनाए जाते हैं, बस पढ़ा अलग तरह से जाता है। मेरा भी मानना कुछ वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट मैंने अलग से लगाया था कि जब प्री का एग्जाम आ गया था, जब मैंने सोलली प्री के लिए पढ़ना शुरू कर दिया और मैंने मॉक देने शुरू कर दिए, तो मॉक का जो एनालिसिस था वो मैंने अलग बना रखा था, वो मेंस के नोट से अलग था मेरा। जैसे कि अगर मैं कोई पॉलिटी का मॉक दे रहा हूँ, है ना, तो पॉलिटी का मॉक देने जाऊंगा मैं प्रीलिम्स का और अपने कोर्स को रिवाइज करने के लिए, तो पहले मैं जो मेरी स्टैंडर्ड बुक है, तो जो मेरी स्टैंडर्ड बुक है उसको पढ़ के मैं पूरा मॉक लिखूंगा।
और मॉक लिखने के बाद उसमें कुछ कुछ गलतियां हो जाएंगी मेरे से, है ना, ऑब्वियसली आपको सब कुछ नहीं आएगा, कुछ कुछ गलतियां आप करोगे, तो वो जो गलतियां हो जाती हैं उन गलतियों के मैं नोट्स बनाता था। तो अगर मैं आपको एक आपको आइडिया देना चाहूँ तो मैं सारे नोट्स डिजिटल बनाता था, और मेरे 180 पेज के नोट्स वो हो गए थे जो कि मैंने प्रीलिम्स में गलतियां की थी, या फिर प्रीलिम्स के मॉक में मुझे कुछ नए फैक्ट्स मिले थे, तो उनको मैंने अलग से लिख लिया था, अलग से उनके एक नोट्स बना लिए थे, अलग ही एक नोटबुक बना लिया था, और उसको डेली सुबह उठ के मैं रिवाइज करता था, क्योंकि वो सारे आपका सबसे बढ़िया मटेरियल हो सकता है, बिकॉज वो आपकी गलतियां हैं, वो आपने गलतियां की हैं, तो गलतियां हमेशा याद रहेंगी उसके बाद। तो आप में से कोई पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ बनाता था, तो ये वन नोट एक प्लेटफॉर्म है, मैं वहाँ सारे के सारे ऑनलाइन नोट्स बनाता था, डिजिटल नोट्स। तो ये मेरा प्री के लिए था। अब मैं स्टैंडर्ड बुक्स आप पढ़ लीजिए, मॉक प्रैक्टिस कीजिए, ये प्राइमरी चीज है प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के लिए। तो अब इसके आगे मैं बिल्डअप करता हूँ प्री के लिए मैंने और क्या किया। तो अगर मैं आपको बताऊं कि 2021 मेरा जो अटेम्प्ट था वो मेरा बहुत ही प्रिपरेशन के बाद दिया गया अटेम्प्ट था। तो उसके बाद भी जब मेरा प्री नहीं हुआ, तो मैंने देखा कि मतलब क्या इशू हो सकता है कि मेरा प्री क्यों नहीं हुआ। तो मैंने उस समय मॉक बहुत दिए थे, कोविड के चलते वो अटेम्प्ट शिफ्ट भी हो गया था थोड़ा, लेकिन उसके बाद मेरे को टाइम मिल गया तो मैंने मॉक्स बहुत सारे दिए थे। आई गेव अराउंड 45 to 50 मॉक्स उस समय, और उन मॉक्स का जो भी गलतियां हुई थी वो गलतियों के नोट्स भी थे, उन नोट्स को मैंने रिवाइज भी कर लिया था। बट जो मेजर गलती मैंने की थी 2021 के प्रीलिम्स में, जो कि मैं आप सबसे कहूंगा कि आप ना करें, वो था कि मैंने पीवाईक्यूज का एनालिसिस नहीं किया था। तो अब ये इस यहाँ से मैं ये बताना चाहता हूँ कि पीवाईक्यू का एनालिसिस कितना जरूरी है प्रीलिम्स के एग्जाम में। तो प्री के एग्जाम के लिए, और दूसरा भी किसी ने एक क्वेश्चन भी पूछा था यहाँ पे कि पीवाईक्यूज का एनालिसिस करना कैसे है, आखिर हमें उसमें से क्या क्या ढूंढना है जब हम पीवाईक्यूज का एनालिसिस कर रहे हैं। तो मेरा मेजर एम कुछ दो तीन चीजों पे रहता था, जो मैं प्री के एनालिसिस पे, जो कि पीवाईक्यूज के एनालिसिस से अपने आंसर्स को पाता था। जैसे सबसे पहली चीज जो आपको पीवाईक्यूज के एनालिसिस से करनी है वो ये कि कौन से इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जो कि बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं यूपीएससी में, स्पेशली जब आपके प्री में 1.5 महीना या 2 महीना बच गया है। तो उस समय आपको पता होना चाहिए कि यार ये इंपॉर्टेंट थीम्स है, ताकि आप अपना रिवीजन कुछ एनालाइज कर सको। क्योंकि जैसे जैसे टाइम कम रह जाता है, तो उस समय जब टाइम कम रह जाता है तो उस समय हमारा रिवीजन बहुत ज्यादा होता है, तो हम पैनिक हो जाता है हमारे दिमाग में। तो पीवाईक्यूज हमें बताते हैं कि अच्छा बुद्धिज्म से ज्यादा सवाल आ रहे हैं, जैनिज्म से रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। तो ये सारी चीजें हमें पीवाईक्यूज के एनालिसिस से पता लगती है, पहली चीज। दूसरी चीज जो मेरा मानना है वो बहुत छोटी लग सकती है बहुत सारे लोगों को, लेकिन मेरे केस में मुझे वो बहुत इंपॉर्टेंट लगी थी। बिकॉज जब आप पीवाईक्यूज का एनालिसिस करते हैं तो आपकी यूपीएससी के ऑप्शंस के साथ थोड़ा सा आप कंफर्टेबल हो जाते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर आप मॉक दे रहे होते हैं, जैसे 2021 में मैंने सिर्फ प्री के मॉक दिए थे, तो जब मॉक देता था मैं, पीवाईक्यूज का एनालिसिस नहीं किया था, तो मैं उन ऑप्शंस के साथ थोड़ा सा फेमिलियर हो गया था कि अगर कोई ऑप्शन है 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1 2 3, तो मेरे को याद रहता था कि यार अगर कोई भी एक स्टेटमेंट मैंने गलत प्रूव कर दिया, देन आई विल बी certainly able to reach the right answer। तो कुछ इस तरह का एक साइकोलॉजिकली डेवलप हो जाता है दिमाग में। तो अगर आप यूपीएससी का मॉक देते हैं, तो उस समय यूपीएससी के जब पीवाईक्यू देते हैं तो आपको उस समय पता लगता है कि नहीं यार, आंसर तो 2 ओनली भी हो सकता है, आंसर तो 3 ओनली भी हो सकता है। तो जब आपका एक्चुअल एग्जाम में आंसर ऐसा आ रहा होता है, तो उस समय आप अपने आप पे शक नहीं करते हैं कभी, आपको लगता है कि हाँ यार मैंने तो पीवाईक्यूज का एनालिसिस किया है, और यूपीएससी के ऑप्शंस तो ऐसे रहते ही हैं। तो आपको बहुत ज्यादा अपने ऊपर एक भरोसा रहता है, और हमें यूपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम में कॉन्फिडेंस की बहुत जरूरत रहती है, जिस तरह का पेपर आता है ना। तो ये पैटर्न आपको पता लगता है कि मतलब यार यूपीएससी किस तरह फ्रेम कर रहा है। फिर तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, आपको यूपीएससी के क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझ में आती है कि वो आखिर स्टेटमेंट को जब गलत कर रहे हैं तो किस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। तो जब आप पीवाई मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंटेंट, आप जब देखते हो कि यार नहीं, कि इस तरह के स्टेटमेंट जो है यूपीएससी जनरली गलत करता है ऑप्शंस में, तो आप देखते हो कि अच्छा, तो अगर मान लो कोई श्योरली बात कही जा रही है, सर्टेनली बात की जा रही है, तो वो मोर चांस है उसका गलत होने का। अगर कोई बात जनरली कही जा रही है, एक जनरल स्टेटमेंट के फॉर्म में की जा रही है, तो वो थोड़ा सा ज्यादा चांस है उसका सही होने का। तो इस तरह की चीजें आप ढूंढ पाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कुछ कुछ एग्जाम्पल्स के साथ बता देता हूँ जो 2023 के प्रीलिम्स में मुझे लगा और मैंने अप्लाई किया था उनको। तो सबसे पहला, आपको अगर याद हो, आप में से कुछ लोगों ने 2023 का प्रीलिम्स दिया होगा, तो उस केस में ऐसा हुआ था कि
फॉर एग्जांपल एक था क्वेश्चन की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सामने ड्रेस लिखा था कि ड्रेस डिसाइड करता है वो, है ना, पुलिसमैन की या ऑफिसर्स की, या तो ये अब किसी को नहीं पता होता है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट डिटेल में तो कोई नहीं पढ़ता है। मगर मैंने ये सोचा था उस समय कि यार अगर कोई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तो कुछ एक बड़ा एक्ट है जिसको हम मतलब सिर्फ यूनिफॉर्म डिसाइड करने के लिए तो यूज नहीं कर सकते, तो ये चीज है। एंड ओके, आई टेक ऑल द क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस मैं लूंगा, है ना, जो भी लोग आप लिख रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जैसे मैं बताना चाह रहा था यूपीएससी के प्रीलिम्स में ही, जैसे एक आया था कि क्वेश्चन की होम गार्ड्स का अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो आप अगर सोचोगे कि होम गार्ड्स का अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है तो ये आपको कभी कोर्स में नहीं दिखेगा, बट आपने अगर प्रैक्टिस की हुई है यूपीएससी के स्टेटमेंट्स की तो आप थोड़ा सा लॉजिक्स बिल्ड कर पाओगे। तो ये लॉजिक्स प्री में बहुत काम आते हैं बिल्ड करना। जैसे कि होम गार्ड क्या है, होम गार्ड एक बेसिकली आप क्या कह सकते हो कि ऑर्डर सोसाइटी में स्टेब्लिश करने के लिए यूज हो रहा है ना। तो अब पुलिस, इवन स्टेट पुलिस जो है, पुलिस भी स्टेट के अंडर में आती है, तो लॉ एंड ऑर्डर फंक्शन ही पूरा स्टेट का है। तो होम गार्ड जैसी पोस्ट का अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे कर सकती है? तो इस तरह के लॉजिक्स आपको पीवाईक्यू से ढूंढने हैं। इस तरह के लॉजिक्स आप ढूंढोगे पीवाईक्यू से तो आपको प्रीलिम्स में एक्चुअली मदद आएगी, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होगा। क्योंकि प्री में ऐसा कभी नहीं होने वाला कि जितना कट ऑफ जाता है उतने क्वेश्चंस आपको आते हो 100%। यू हैव टू टेक दोज चांसेस, और वो चांसेस जब आप प्रैक्टिस करके रखोगे तो बहुत ज्यादा बैक कर पाओगे अपने इंट्यूशन को। चौथी चीज जो आपको प्री के पीवाईक्यूज में देखनी है वो है रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं प्रीलिम्स के एग्जाम में। अगर जो एक आंसर है उसके अलावा जो 3 ऑप्शंस हैं जो इस बार आंसर नहीं है, हो सकता है वो अगली बार क्वेश्चन बन के आएंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, 2020 के प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया था कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी इज अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये 2020 में आया। अगर आपने 2020 का पेपर एनालिसिस किया होता तो आप वापस जाते 2022 के प्रीलिम्स के एग्जाम में, तो वहां पे भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि अमंग द फॉलोइंग विच एक्ट सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी लाइज अंडर। तो उसमें अगर आपने 2020 किया होता तो आप ये क्वेश्चन सही मार्क करते। फिर एक क्वेश्चन आया था 2022 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज अ फिश। तो उसमें पहला ही ऑप्शन था गोल्डन महाशीर। तो आपने अगर पिछले ईयर के क्वेश्चंस देखे होते तो उस समय आपको पता लगा होता कि गोल्डन महाशीर तो कई बार आ चुका है प्री के एग्जाम में। एंड ये क्वेश्चन हो गया। उसके अलावा 23 में एक क्वेश्चन आया था कि प्लेसेस इन न्यूज, तो उसमें एक रीजन था टिग्रे। तो टिग्रे इज इन इथोपिया, ऐसा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है। तो ये इस बार भी आया था। सो ये चीजें जो हैं आपके अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन सही कर देती हैं अगर आप बस उन मटेरियल को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पाया जाता है उसको गूगल कर लें। तो ये, और जितने भी लोगों का प्री आपने दिया है तो आपने देखा होगा कि आपका कट ऑफ मिस कुछ बहुत बड़े मार्जिन से नहीं होता है, जस्ट 8 या 10 नंबर से या 5 या 10 नंबर से मिस हो रहा होता है। तो अगर उस केस में आप 5 या 8 क्वेश्चन पीवाईक्यूज के डायरेक्टली सही कर दे रहे हो तो वो आपको आराम से कट ऑफ के पार ले जा सकते हैं। सो मेजरली मेरा प्रीलिम्स के लिए यही स्ट्रैटेजी था, जो जिसके यूज करके मैंने दोनों बार फॉरेस्ट का कट ऑफ क्लियर किया। तो क्या हो गया अगर मैं इसको समराइज करूं तो, कि सबसे पहले आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो, मॉक सॉल्व करो। मॉक का पर्पस होना चाहिए बस अपने सिलेबस को रिवाइज करना, उससे ज्यादा नहीं कि उसमें मार्क्स कैसे आ रहे हैं, कितना मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, क्या रैंक आ रहा है, वो सब मैटर नहीं करता है। जब आपने जो भी सिलेबस किया है क्या वो रिवाइज कर पा रहे हो आप मॉक के थ्रू, वो फाइनल मैटर करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, पीवाईक्यूज को सॉल्व करो। पीवाईक्यूज को सॉल्व करोगे तो उसके एनालिसिस करो जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उसके बेसिस पे, और इन सबके आप नोट्स बना के रखो ताकि लास्ट में आप इसको रिवाइज कर पाओ। और नोट्स कोशिश करो कि कंटिन्यूसली इवॉल्व करते चलो। तो वो प्रीलिम्स की ओवरऑल स्ट्रेटेजी यही रखी थी मैंने। अब समवन इज आस्किंग कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड टू प्रीलिम्स, ठीक है, तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्या करना चाहिए। तो आपको जैसा कि मैंने जैसा सोचा था कि प्रीलिम्स में आप देखोगे कि करंट अफेयर्स में क्लास नोट्स और स्टैंडर्ड बुक्स, ओके, आई गेट योर क्वेश्चन। तो करंट अफेयर्स में अगर आप देखोगे तो प्रीलिम्स का जो पेपर है उसमें कुछ पोर्शन आता है। तो मैं क्या करता था, मैं पीटी 365 जो आता है करंट अफेयर के लिए वो पढ़ लिया करता था लास्ट में। एंड ऑल्सो मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था डेली। तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप कॉन्फिडेंट रहते हो कि हाँ कोई भी मेजर न्यूज मिस नहीं हो रही है। फिर भी मैं इस वजह से थोड़ा सा कि फोमो ना हो तो मैं पीटी 365 भी सेलेक्टिवली पढ़ लिया करता था। तो पीटी 365 सेलेक्टिवली से क्या मतलब है
कि जैसे साइंस एंड टेक का पढ़ लिया, एनवायरमेंट का पढ़ लिया, इकोनॉमी का पढ़ लिया, है ना, तो इन सब के पढ़ लेता था मैं, ताकि इनके क्वेश्चन ज्यादा करंट ओरिएंटेड रहेंगे तो वो सॉल्व हो पाए। अगर सारे लोग पढ़ रहे हैं और अगर मैं नहीं पढ़ूंगा उसको, तो वो मुझे उन लोगों से पीछे कर देगा। तो ये अप्रोच को ध्यान में रखते हुए बस मैं पीटी 365 कुछ कुछ टॉपिक्स के पढ़ लिया करता था जो कि करंट ओरिएंटेड रहता है। ठीक है, तो ये मेनली मेरा प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी रहता था। एंड समवन इज आस्किंग कि हमें क्लास नोट्स पढ़ने चाहिए या स्टैंडर्ड बुक्स, तो आई विल ऑलवेज गो विद द स्टैंडर्ड बुक्स। क्लास नोट्स नहीं, आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ें, क्योंकि क्लास नोट्स को यूज करें स्टैंडर्ड बुक्स को समझने के लिए। तो स्टैंडर्ड बुक्स का रिप्लेसमेंट मैं नहीं समझता कि कुछ भी है। यस, तो अब हम आगे करते हैं मेंस की बात। ठीक है, तो मेंस, ये मेरा प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी मोर और लेस यही था। नाउ अब हम बात करते हैं कि मेंस के लिए मैंने क्या किया। तो अब मैं बताता हूं आपको मेंस का मेरा ओवरऑल अप्रोच। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको मेरे साथ बियर करना रहेगा। मैं मतलब मेरा ओवरऑल अप्रोच जो रहता था मेंस के एग्जाम के लिए वो ये था। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि मेंस का सिलेबस क्या है। तो मेंस का सिलेबस आप देखो, एक बार डिटेल्ड एनालिसिस करो उसके मेंस का सिलेबस का। मतलब आपको पता होना चाहिए कि कौन से जीएस में कौन सा टॉपिक है, उस टॉपिक में क्या सब टॉपिक्स हैं और उसके हेडिंग्स क्या हैं, मेन हेडिंग्स क्या हैं। तो उससे हेल्प क्या मिलेगी अगर आपको सिलेबस पूरा पता है। पूरा सिलेबस अगर आपके जुबान पे है तो उससे क्या हेल्प मिलेगी आपको। मेनली जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, कुछ भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे, या कोई भी डिस्कशन आप अपने दोस्तों के साथ कर रहे हैं, तो उस केस में आपको पता रहेगा यार क्या ये न्यूज़पेपर की ये न्यूज़ मेरे सिलेबस में किस जगह किस टॉपिक के अंडर लाई करेगी। तो आपके नोट्स ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे। तो मेंस के जो मैं नोट्स रखता था वो मेरा ऐसा रहता था कि पूरा सिलेबस के फ्रेमवर्क में मैंने तोड़ रखा था अपना पूरा नोट्स का पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं GS2 के नोट्स बना रहा हूँ, तो मेरे GS2 में जो पहला सिलेबस का हेडिंग है कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड, तो पहला सब हेडिंग रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड। ठीक है, फिर दूसरा कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, फिर सोशल इश्यूज के अलग अलग रहेगा, वल्नरेबल सेक्शंस का अलग अलग नोट्स का पार्ट रहेगा। वल्नरेबल सेक्शंस में कि जो भी वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनका अलग अलग ही, एल्डरलीज, विमेन, चाइल्ड, तो माइनॉरिटीज, ये सारे मैं अलग अलग इनको रखूंगा। अब मैं इस फ्रेमवर्क में सोचूंगा, अभी मान लो एग्रीकल्चर है या फिर सोसाइटी है, तो इन सबको मैं जो हमारे सिलेबस में दे रखा है उसी हिसाब से नोट्स अरेंज करके रखूंगा। एंड नाउ अब मैं क्या करूंगा कि कुछ भी पढ़ रहा हूं मैं, लेट्स से न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं या मंथली मैगजीन पढ़ रहा हूं या फिर मैं दोस्तों से डिस्कशन कर रहा हूं या फिर मैं कोई डिबेट देख रहा हूं, तो कुछ भी अगर चल रहा है मेरी तैयारी में, तो आई विल जस्ट आस्क वन क्वेश्चन टू माई सेल्फ कि क्या ये जो न्यूज़ मैंने पढ़ी ये मेरे सिलेबस का पार्ट है और ये किस हिस्से में आएगी। तो अगर सपोज करो मैंने एक न्यूज़ पढ़ी कि एनसीआरबी का डेटा आया है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन हैज इंक्रीज्ड, एक न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आई है ना, तो मैं सबसे पहले ये सवाल करूंगा खुद से कि अच्छा, क्राइम अगेंस्ट वुमेन हैज इंक्रीज्ड, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी इन द टॉपिक GS2। सोशल इश्यूज में मैं जाऊंगा या फिर वल्नरेबल सेक्शंस वाला जो सब हेडिंग है उसमें एक मेरा सब हेडिंग होगा विमेन, और विमेन में जो एक डेटा वाला सब हेडिंग होगा मेरा, तो वहां जाके मैं इस डेटा को ऐड कर दूंगा कि भाई एनसीआरबी ने बोला है कि देयर हैव बीन रिपोर्टेड 77 केसेस ऑफ रेप्स अगेंस्ट विमेन पर डे इन 2020। तो ये मुझे डेटा मिल गया, एंड नाउ दिस डेटा आई विल बी यूजिंग इन माय आंसर्स टू हाईलाइट द ग्रेविटी ऑफ द प्रॉब्लम दैट विमेन आर फेसिंग इन आवर कंट्री। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सपोज करो मैंने एक न्यूज पढ़ी कि देयर हैज बीन डिक्लाइन इन पॉवर्टी फ्रॉम 23% टू 15.96%। ये नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है ना। तो अब मैं खुद से सवाल करूंगा कि मैं इस न्यूज को कहाँ यूज कर सकता हूँ। तो मैं पाऊंगा कि यार अच्छा, ये पॉवर्टी एक मेरे सिलेबस का टॉपिक है जी। तो उस पॉवर्टी में जहां भी मैंने नोट्स बना रहा हूँ मैं वहां जाके इस डेटा को ऐड कर दूंगा। या फिर अब इसी लाइंस पे आप सोचो, ये तो मैंने डेटा का बताया, इसी लाइंस पे आप सोचो कि कैसे आप कुछ अच्छे पॉइंट्स, अच्छे एग्जाम्पल्स, अच्छी प्रैक्टिसेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस द वर्ल्ड उस पर्टिकुलर सेक्टर में अगर हो रही हैं तो आप उनको अपने नोट्स में वहीं ऐड कर दो। फॉर एग्जाम्पल, आपका GS1 के ज्योग्राफी का पार्ट है या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट में भी वो पार्ट आता है, या फिर GS1 में भी कभी कभी पूछ लेते हैं वो कि फ्लड्स से रिलेटेड अगर कुछ आ रहा है। नाउ अब आपको पता लगा कि यार फ्लड से रिलेटेड कोई भी चीज है वो हमारे सिलेबस का पार्ट है, तो आपने कहीं भी पढ़ा कि यार नीदरलैंड का जो मॉडल है फ्लड को कंट्रोल करने का, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट मॉडल इन द वर्ल्ड, है ना। तो वो आपने पढ़ा, तो आपने अपने नोट्स में फ्लड्स वाले सेक्शन में जाके उसको ऐड कर दिया। तो नाउ योर नोट मेकिंग फॉर मेंस विल हैपन लाइक दिस
कि आपको जो भी आप पढ़ रहे होगे जहां से बस एक सवाल पूछो कि ये मेरे सिलेबस का पार्ट कहाँ पे है, और जहां भी आपको लगे कि ये सिलेबस यहाँ, ये मेरे सिलेबस में यहाँ फिट हो रहा है, वहां जाके उसको ऐड कर दो। तो इस तरह की चीजें आप एग्जाम्पल्स ऐड करो। ठीक है, अब एक बार जब ये प्रोसेस आपका चल रहा है साथ में, ये आपका जब प्रोसेस चल रहा है साथ में, तो उस समय आपने नोट्स बना लिए, एंड नाउ जब आपका एक बार बेसिक कंटेंट हो चुका है किसी भी एक पर्टिकुलर सिलेबस का, तो आप आंसर राइटिंग करना शुरू करो फिर, है ना। एक बार आपने कंटेंट पढ़ लिया है, देन यू स्टार्ट आंसर राइटिंग। और फिर उससे क्या हेल्प मिलेगी, यू विल फाइंड कि मेंस के जो आपने नोट्स बनाए हैं, उन नोट्स में अपने आप ही एक बेटरमेंट, अपने आप ही वो नोट्स बेटर होते रहेंगे जैसे आप आंसर राइटिंग करोगे। वो क्यों होगा, क्योंकि जब आप आंसर राइटिंग करते हो मेंस की, तो आपको एग्जैक्टली पता लगता है कि व्हाट इज एक्चुअली द रिक्वायरमेंट, आप अपने आंसर में क्या लिख रहे हो। क्योंकि शुरू शुरू में हमें लग रहा होता है कि यार मैं तो उसमें अपने सारे टॉपिक्स लिखूंगा कि क्या, जैसे लेट्स से मंथली मैगजीन है, तो मंथली मैगजीन इस तरह आती है कि एक टॉपिक रहेगा, उस टॉपिक पे उसके बारे में स्टैटिक पार्ट रहेगा, फिर आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर रहेगा, फिर आर्ग्यूमेंट्स इन अगेंस्ट रहेगा। तो हम शुरू शुरू में जब तैयारी शुरू करते हैं तो हम ये पूरा नोट्स बना रहे होते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर क्या है, आर्ग्यूमेंट्स इन अगेंस्ट क्या है। तो जब आप ये बना लोगे, फिर आप जब आंसर लिखने जाओगे तो आप पाओगे कि 7 मिनट में आपको आंसर लिखना है, तो आपको वो कुछ भी याद नहीं आएगा, जो भी आपने नोट्स में लिखा होगा वो रिकॉल नहीं हो पाता है जब आप आंसर राइटिंग कर रहे होते हो, सॉरी। तो जब आप वहां पे पाओगे कि आप एट द एंड क्या कर रहे होते हो, जो भी क्वेश्चन आया है उसको एट द स्पॉट सोच रहे होते हैं, और वहीं सोच के आप अपने आर्ग्यूमेंट्स बिल्डअप कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके मतलब अपना दिमाग इस तरह नहीं चलता है मेंस में कि ये चीज मैंने मेंस में कहाँ पढ़ी है और इस पे मैंने नोट्स कहाँ बनाए हैं और क्या बनाए हैं। हमारा दिमाग बस ऐसे चलता है कि ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, कीवर्ड्स क्या हैं इस क्वेश्चन के, डायमेंशंस में कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, क्या आर्ग्यूमेंट्स या फिर जनरल पॉइंट्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं, और जो पॉइंट्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं क्या वो सब्सटेंशिएट किए जा सकते हैं, क्या उन पॉइंट्स को मैं किसी डेटा से सब्सटेंशिएट कर सकता हूँ, किसी रिपोर्ट से सब्सटेंशिएट कर सकता हूँ, या किसी एग्जाम्पल से सब्सटेंशिएट कर सकता हूँ। तो ये जो एग्जाम्पल्स, डेटा, रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, कमिटी के रिपोर्ट्स, ये सारी चीजें आपको रिकॉल करनी है बस, और वो नेचुरली आएंगी जब आप प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करोगे। तो इवेंचुअली आप पाओगे कि जब आप आंसर राइटिंग करते जा रहे हो, तो उस समय आपको लगेगा कि अच्छा, एक्चुअल में तो मुझे जब आपने आंसर राइटिंग कर ली है तब आप पढ़ रहे हो, उसके बाद अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको क्लियरली पता रहेगा कि जो भी कंटेंट मैं पढ़ रहा हूं इसमें से कौन सा पार्ट मेरे आंसर में कहाँ यूज होगा। सो दैट विल बी द अल्टीमेट स्ट्रैटेजी टू मेक नोट्स। तो आप फिर काम की चीज लिखोगे बस अपने नोट्स में। तो ये मेंस की पूरी तैयारी मेरे हिसाब से ऐसी होती है। अब आप अगर इसमें सोर्सेज की बात करें तो सोर्सेज के लिए आप बेसिकली क्या कर सकते हैं कि जीएस 1 में जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। समवन वाज आस्किंग जीएस 1 में पूरा जीएस 1 में, हाँ, सो एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि मेंस और प्री बोथ स्टैंडर्ड बुक से कंप्लीट हो जाएगा। सो आई वुड से कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो भी मेंस का पेपर है, अगर आप मेंस के पेपर का एनालिसिस करें तो आप पाएंगे कि मेंस के पेपर में कोई भी पार्ट ऐसा नहीं आता कि स्टैटिक है, वो मतलब आ गया, आपने कहीं पढ़ा हुआ होगा और वो आपको एज इट इज लिख देना है। सारा पार्ट जो भी मेंस में आता है वो डायनेमिक, मतलब आपको एप्लीकेशन बेस्ड होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि कोई भी क्वेश्चन आप उठा लो वो सारा एप्लीकेशन बेस्ड है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास उससे रिलेटेड नोट्स होंगे, कई बार ऐसा होगा कि आपने मेंस में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपने कभी पढ़े ही नहीं होंगे। लेकिन तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो स्टैंडर्ड बुक से कंप्लीट नहीं होगा। मेंस का एग्जाम मेरी अंडरस्टैंडिंग में ये है कि वो आपकी सोच का एग्जाम है, मतलब आपकी थिंकिंग का एग्जाम है। आप उस क्वेश्चन को कितना अच्छे से ब्रेक कर पा रहे हो, कितना अच्छे से सोच पा रहे हो, वो मेनली आपका मेंस है। मेंस हमेशा ये चेक करेगा। अब बस ये है कि जब आप सोच के एनालाइज कर रहे हो, एनालिटिकली सोच रहे हो उस क्वेश्चन को कि अच्छा ये इसमें ये पूछा गया है एग्जैक्ट डिमांड, फिर आप उसको आंसर करने के लिए आर्ग्यूमेंट्स बिल्ड कर रहे हो। फिर जो आर्ग्यूमेंट्स आप बिल्ड कर रहे हो, उस आर्ग्यूमेंट्स को बिल्ड करने में आपको यूपीएससी के लिए पढ़ी गई सारी किताबें, सारा मटेरियल, सारा जो भी करंट अफेयर्स है वो सटल वे में आ रहा होगा आपके यूज में। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आप यूज कर रहे होगे। इन अ सटल वे यू विल बी यूजिंग दैट कंटेंट कि नहीं यार,
यहाँ पे मैं ये बात अपनी पहुंचाना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे मान लो विमेन एम्पावरमेंट की बात करना चाह रहा हूँ या फिर स्किल के इशू की बात करना चाह रहा हूँ। अगर आप कोई आंसर लिख रहे हो अनएम्प्लॉयमेंट पे, तो ऑब्वियसली सबके दिमाग में आएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए है बिकॉज स्किल का इशू है पॉपुलेशन में या फिर लेबर में। तो उस समय आपको जब आप आर्ग्यूमेंट बिल्ड कर रहे हो तब आपने कभी तो पढ़ा होगा यार कि हाँ यार मैंने एक डेटा पढ़ा था कि इन इंडिया ओनली 5% ऑफ द लेबर फोर्स इज फॉर्मली स्किल्ड। तो आपने अपना आर्ग्यूमेंट बिल्ड किया और उस डेटा को सटल वे में आप लेके आ गए, भले ही वो डेटा आपने किसी और कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा होगा। तो ये मेन गेम है इस एग्जाम का, जो मेंस की आंसर राइटिंग का है, जो मुझे ऐसा लगता है कि आप बस उसी मोमेंट, मतलब इट इज मोर ऑफ थिंकिंग ना कि रिकॉलिंग। बिकॉज अगर आप रिकॉल करने जाओगे तो मतलब आप फिर उस पेपर को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। आपको बस क्वेश्चन ब्रेक करना है डायमेंशंस में, उसको सोचना है, बॉडी सोचनी है, आर्ग्यूमेंट्स बिल्ड करने हैं और उन आर्ग्यूमेंट्स को सब्सटेंशिएट करना है अपने नॉलेज से सटल वे में। अगर मैं समराइज करूं मेंस का पूरा प्रिपरेशन तो वो मेरे हिसाब से ये है और मैंने इसी को फॉलो किया है। एंड ऑल्सो मेरे जीएस में दोनों ही बार मेंस में 400 से ज्यादा नंबर आए हैं। एक बार 404 आए थे, एक बार 408 आए थे। तो लगातार कंसिस्टेंटली मेरे नंबर ऐसे ही आए हैं। तो मुझे लगता है कि उससे काम हो जाता है, मतलब अगर आप डिमांड सेटिस्फाई कर दो क्वेश्चन की और उस केस में आप एग्जांपल्स डाल दो। तो अब बात आती है, एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो आपके आंसर को किससे चेक करवाते थे। तो हम लोगों का एक ग्रुप था। तो यहाँ पे मैं ये चीज को हाईलाइट करना चाहूंगा कि आपको ग्रुप स्टडी करना बहुत जरूरी है यूपीएससी के प्रिपरेशन में। मेरा एक ग्रुप था, मेरे दोस्त थे, एक मेरे सीनियर हैं भैया, तो उनका मैं और जो मेरे सीनियर हैं उनके साथ ही मैं आंसर राइटिंग करता था। इवन वो हम लोग फिर एक दूसरे की कॉपी चेक करते थे। एंड इवन हम लोग साथ में नहीं रहते थे, काफी दूर रहते थे, बट ऑनलाइन वी वर कनेक्टेड सो मच कि उसी टाइम लेट्स से हम डिसाइड करते थे कि 9 से 12 मैं भी पेपर लिखूंगा, आप भी पेपर लिखो, एंड देन पेपर जब हो जाता है फिर हम एक दूसरे का पेपर चेक करते थे, अपने अपने इनपुट्स देते थे। तो ये एक मेन था। और उसके अलावा टेस्ट सीरीज मैंने लिए हुए थे, जो भी प्रीलिम्स और मेंस के बीच में टेस्ट सीरीज लिए थे, प्री के पहले भी टेस्ट सीरीज लिए थे, तो वहां लिखता था। और पीयर डिस्कशन इस एग्जाम में बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे मेंस का पूरा थिंकिंग स्किल, कैसे आंसर अप्रोच करना चाहिए, वो पीयर ग्रुप ने ही बताया है। तो वो आप डेवलप कीजिए, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए, उनसे बस आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। उसके बाद बुक्स को इसलिए पढ़िए कि आप आर्ग्यूमेंट्स बिल्ड कर पाएं, थिंकिंग अपनी डेवलप कर पाएं। किसी भी टॉपिक पे अगर मैं आपको बोलूं तो आप अपना एक प्रॉपर स्टैंड ले पाएं, वही एट द एंड मेंस में पूछा जा रहा है। तो ये ओवरऑल है। फिर इसमें कहा जा रहा है कि टाइम मैनेजमेंट एंड रिवीजन स्ट्रैटेजी। तो टाइम मैनेजमेंट का ये है कि आपको बेसिकली अपना पूरा शेड्यूल प्लान करना चाहिए कि पहले आप 6 महीने के बाद कितना कोर्स कर लेंगे, अगले 1 महीने में कितना कोर्स कर लेंगे, इस वीक में कितना कोर्स कर लेंगे, एंड फिर डेली बेसिस पे शेड्यूल बनाइए और उस हिसाब से आप फॉलो करते रहिए, उसको टाइम मैनेज कर सकते हैं आप उस तरह। रिवीजन स्ट्रैटेजी सेम, मैंने जैसा कि बताया कि आप अपना जो भी नोट्स बना रहे हो उसको डेली कोशिश कीजिए कि डेली 1-2 घंटा पढ़ सकें, हम नोट्स को रिवाइज कर सकें। और जब आप मॉक दे रहे होंगे तो एनीवेज रिवीजन हो रहा होगा, प्रीलिम्स के मॉक दे रहे होंगे तब भी रिवीजन हो रहा होगा, मेंस के जब आंसर राइटिंग कर रहे होंगे तब भी रिवीजन हो रहा होगा आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का। फिर कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं जल्दी से ले लेता हूँ। एक है कि एनसीईआरटी मस्ट है क्या? हाँ बिल्कुल, एनसीईआरटी आपको पढ़नी चाहिए, बिल्कुल पढ़नी चाहिए, एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उसका मतलब आप एनसीईआरटी को स्किप नहीं कर सकते। उसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने के बाद स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी चाहिए, तो उन पे भी ध्यान देना चाहिए आपको। ठीक है, तो मेंस के लिए वो ग्रुप के बारे में बता दो। आई डोंट नो कि आप कौन से ग्रुप की बात कर रहे हैं। सो वो मेरे फ्रेंड थे, ऐसा नहीं है कि कोई एक ग्रुप है। सो ही वाज माय फ्रेंड। तो उन फ्रेंड के साथ ही मैं आंसर राइटिंग करता था एंड वो भी साथ में ही आंसर राइटिंग करते थे। तो एंड नाउ मैं कुछ कुछ क्वेश्चन देख लेता हूँ आपके। सर प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज को कितने, हाँ ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है कि प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज को मैं कितने आइट्रेशन में सॉल्व करता था। ठीक है, तो हाँ मैंने पढ़ लिया ये क्वेश्चन। तो अब मेरा स्ट्रैटेजी ये रहता था इसमें कि मैं जब पहला इटरेशन कंप्लीट करूंगा प्रीलिम्स के पेपर का, तो कम से कम मैं 55 सवाल चेक कर दिया हूं, मतलब 55 क्वेश्चंस में डिसीजन ले चुका हूं कि कैसे मैं उन 55 क्वेश्चंस में कैसे मतलब बेसिकली बबल्स फिल कर वो कर चुका होता था कि यार इस पे क्या टिक करने वाला हूं मैं उन 55 क्वेश्चंस पे। तो वो मेरा डिसीजन हुआ रहता था पहले आइटरेशन में। तो अब वो कैसे आएगा, मतलब ऐसा तो है नहीं कि मुझे 55 क्वेश्चंस आते थे वो सारे के सारे।
बस। लेकिन एक मेरे मेंटोर थे वरुण जैन सर, तो उन्होंने ये बताया था कि आपको डिसीजन तो लेना ही है एनीवेज, है ना, मतलब 4 आइटरेशन के बाद लो या 3 4 5, जब भी डिसीजन लोगे तो डिसीजन तो लेना ही है आपको कि टिक करना है कि नहीं करना है। तो मैं डिसीजन टिक करना है कि नहीं करना है वो पहली बार में ले लेता था, मतलब कि क्योंकि बाद में भी करना है, क्योंकि 2021 में मैंने ये इशू फेस किया था कि पहले आइटरेशन में बस मैंने 38 क्वेश्चंस मार्क किए, तो फिर मैं पैनिक कर गया कि 1 घंटा हो गया था और सिर्फ 38 क्वेश्चन मार्क किए थे, तो मेरा टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ा गया पेपर में। एंड उसके चलते फिर मैंने कुछ रैंडम गेस कर दिए 2021 में, तो उसके चलते मेरा प्री खराब हो गया था। सो इस वजह से मैंने डिसाइड किया था कि मैं 2 आइटरेशन में पेपर करूंगा और 2 आइटरेशन में मैं अराउंड 75 to 80 तक चला जाऊंगा। अब बचा टाइम मेरे पास, अराउंड बचता था 20 मिनट्स, है ना, 20 या 25 मिनट्स बचते थे 2 आइटरेशन में पेपर करने के बाद और 75 to 80 क्वेश्चन टिक करने के बाद। तब मैं थोड़ा सा 25 मिनट या 20 मिनट जो भी है उसको सोच के एक एक्स्ट्रा गेसेस करता था, और उन एक्स्ट्रा गेसेस में बेसिकली कि और कितने क्वेश्चंस मार्क करने हैं, तो ये सारी चीजें मैं जो बचे हुए 20 मिनट में कर लेता था। तो ये मेरा हो गया प्रीलिम्स का, कैसे कितने आइटरेशन में मैं करता था इसको, है ना। फिर उसके बाद 1 मिनट, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मैं ये देख नहीं पा रहा हूँ। प्रीवियस कुछ ईयर से GS3 में बहुत स्कोर कम आ रहा है एंड इवन 100 मार्क्स स्कोर करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। हाँ, सो GS3 और GS2 करंट अफेयर्स ओरिएंटेड पेपर्स हैं, तो इसमें आप सिलेबस के अलावा कोशिश कीजिए कि मंथली मैगजीन से अपने करंट को अपडेट करते रहिए, कि कोई भी टॉपिक है उसको कैसे अपडेट करेंगे, मतलब अगर कुछ फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड आ रहा है, तो जैसा कि मैंने आपको फ्रेमवर्क बताया है मेंस के लिए पूरा, तो इन इन पेपर में GS2 और 3 में ये मेनली काम आता है कि आपको बेसिकली आपने फ्रेमवर्क बना रखा है, सारे मेंस को सिलेबस में तोड़ रखा है, टॉपिक्स में तोड़ रखा है, जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो आप उसको अपने नोट्स को अपडेट करते रहो, और एट द एंड अपने नोट्स को फाइनल मटेरियल मान के उसको यूज करके आंसर राइटिंग करो। और जब आप आंसर राइटिंग करोगे वहां से आपको रिव्यूज मिलेंगे, और जो रिव्यूज मिलेंगे इन रिव्यूज को वापस आप नोट्स में ऐड करो। तो ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, जैसा कि आप पाएंगे कि आप उसी नोट्स को यूज करके आंसर राइटिंग कर रहे हैं, फिर उसी आंसर से जो रिव्यूज मिल रहे हैं उसी रिव्यूज को आप अपने नोट्स में ऐड कर रहे हैं, और नोट्स को कॉन्टिन्यूअसली इवॉल्व करते रहिए। तो ये कर सकते हैं। सर प्रीवियस, हाँ, तो GS3 का मुझे लगता है मैंने डाउट सॉल्व कर दिया है। एंड नाउ अब मैं बता देता हूँ, किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि ऑप्शनल कैसे चूज करना है, तो मैंने सोशियोलॉजी ऑप्शनल चूज किया था क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, एंड साइंस ऑप्शनल्स में इसलिए नहीं चूज किया क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो उस केस में मैंने सोशियोलॉजी चूज किया। और क्योंकि वो मैंने पढ़ के देखा सोशियोलॉजी ऑप्शनल, और मुझे लगा कि यार ये ऑप्शनल में थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है, एंड तो मैं मैनेज कर सकता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे मैंने, तो उससे मुझे लगा कि सोशियोलॉजी विल बी द गुड ऑप्शनल फॉर मी। एंड ऑल्सो दूसरा मेरे दिमाग में ये था कि सिलेबस थोड़ा कम है तो जल्दी पूरा हो जाएगा, और GS से काफ़ी ओवरलैपिंग है, तो ये चीज़ भी मेरे दिमाग में थी। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स थे जिसको दिमाग में रखते हुए मैंने ऑप्शनल चूज किया। आपने किस कोचिंग में बैच लिया था? तो हाँ, मैंने सोशियोलॉजी की कोचिंग की थी IAS गुरुकुल में, प्रणय अग्रवाल सर के यहाँ। GS की कोचिंग मैंने नहीं की थी, GS मैंने कॉलेज टाइम पे ही कर लिया था, सो उसकी कोचिंग नहीं की थी, लेकिन सोशियोलॉजी का प्रणय अग्रवाल सर के यहाँ। फिर टेस्ट सीरीज मैंने काफ़ी जगह लिखे थे, एट सारथी प्लेटफॉर्म है वहाँ में टेस्ट सीरीज लिखता था, और ये विजन IAS में भी लिखे थे मैंने, जो ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज है वो। सोशियोलॉजी की टेस्ट सीरीज मैंने लिखी थी कई कोचिंग्स में, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि मेरा जर्नी थोड़ा लंबा है, तो टेस्ट सीरीज मैंने अराउंड 2-3 कोचिंग्स में सोशियोलॉजी के भी टेस्ट सीरीज लिखे थे। तो ये मैंने किया था टेस्ट सीरीज को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें, हाँ, तो मेनली तो हमारा प्रीलिम्स का, मेंस का ये हो चुका है स्ट्रैटेजी। आपको अगर कुछ और स्पेसिफिक डाउट है तो मैं ले सकता हूँ, मतलब अगर कुछ और डाउट है प्रिपरेशन से रिलेटेड, अब मैं आपके क्वेश्चंस के डाउट ले सकता हूँ एग्जैक्टली। तो सर प्लीज डू टेल अबाउट सोशियो टेस्ट सीरीज इन डिटेल विद योर रिव्यू। तो आप क्या करो कि सोशियोलॉजी की टेस्ट सीरीज, हाँ, एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, जैसे कि सोशियोलॉजी की टेस्ट सीरीज की बात हो रही है, तो सोशियोलॉजी में आप, या फिर सोशियोलॉजी में ही नहीं, GS में भी जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हो ना, तो ना केवल टेस्ट सीरीज या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या पीयर रिव्यू, ये सब तो करो ही, उसके साथ साथ एक बहुत अच्छा सोर्स होता है टॉपर्स की कॉपीज, मतलब जो टॉपर्स ने कोचिंग में कॉपीज लिखी हुई हैं, तो उन कॉपीज को आप पढ़ लो,
है ना। आप क्या कर सकते हो अप्रोच की, आपने बेसिकली टॉप क्वेश्चन पढ़ा और उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, आंसर लिखा, एंड फिर आप अपना आंसर मैच करो टॉपर के आंसर से कि क्या अलग है, उन्होंने आपसे क्या अलग लिखा है, क्या एक्स्ट्रा थिंकर्स ऐड किए हुए हैं उन्होंने सोशियोलॉजी में। तो अगर उन्होंने एक्स्ट्रा थिंकर्स ऐड किए हुए हैं तो उन थिंकर्स को बस आप अपने नोट्स में ऐड कर लो, कोट करने के लिए कि यार चलो इन थिंकर्स को मैं यूज करूंगा अपने आंसर्स में, तो वो बेस्ट सोर्स हो सकता है आपको कॉन्टेक्स्ट में यूज की गई चीजों का। फॉर एग्जाम्पल, आप जब किताबें पढ़ रहे होते हो या अखबार पढ़ रहे होते हो, तो अखबार पढ़ते वक्त क्या कर रहे होते हो आपकी बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के मटेरियल पढ़ रहे हो कि मतलब ठीक है न्यूज आ रही है या फिर करंट अफेयर्स में है तो मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। लेकिन अगर आप टॉपर की कॉपी देखोगे तो आप पाओगे कि यार अच्छा, इस थिंकर को यहाँ भी यूज किया जा सकता है, इन्होंने यूज किया, इस डेटा को ऐसे भी यूज कर सकते हैं, तो अगर मैं आंसर लिखूंगा तो मैं भी इस डेटा को ऐसे यूज करूंगा। तो एक वो बहुत अच्छा सोर्स है। मैं ये बहुत करता था कि टॉपर की कॉपीज के थ्रू उनके क्वेश्चन जो उन्होंने लिखे हुए पहले खुद अटेम्प्ट करता था, फिर मैं मैच करता था। तो इसमें लिखा है क्वेश्चन है कि बिटवीन प्री एंड मेंस हाउ मेनी टेस्ट डिड यू राइट, हाउ डिड यू प्लान इट। तो प्री और मेंस के बीच में मैंने सारथी के जो मेरे 8 टेस्ट थे वो लिखे थे जीएस के लिए, एंड उसके अलावा मैंने पीवाईक्यूज लिखे थे, तो अराउंड 8 पीवाईक्यूज भी लिखे थे जो हम लोग, मैंने बताया जो मेरे ग्रुप है, मेरे एक भैया हैं उनके साथ हम बैठते थे, तो वो अपना हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेते थे, एक पेपर पूरा उठाते थे और उसको लिख लिख लिया करते थे, एंड फिर वो भैया भी लिखते थे और फिर एक दूसरे का आंसर हम चेक करते थे। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस में करना क्यों जरूरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप मेंस में करते हो तो आपको पता लगेगा कि यार मेंस के क्वेश्चंस का लैंग्वेज क्या होता है, तो मेंस के क्वेश्चंस का जो लैंग्वेज होता है उस पर क्लैरिटी आएगी, तो आप डायमेंशंस में ब्रेक अच्छा कर पाओगे बहुत अच्छे से। वरना क्या होता है कि अगर आप मॉक लिख के जाओगे तो मॉक में क्या होता है, डायरेक्टली क्वेश्चंस के डायमेंशंस गिवन होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, व्हाट शुड बी डन, ऐसे करके पूछा जाता है। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो वो स्टेटमेंट वाइज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि करेंटली इट इज बीइंग सीन दैट द पार्लियामेंट फंक्शनिंग हैज बीन डिक्लाइनिंग, कमेंट। तो अब मान लो ऐसा है, तो ऐसे क्वेश्चंस का डायमेंशन कैसे ब्रेक करना है, तो ये आपको कैसे पता लगेगा, जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे होंगे, उनको ब्रेक किया होगा, उनको चेक करवाया होगा, पीयर रिव्यू करवाया होगा, तो उससे आपको क्लियरली पता लगेगा कि कैसे मुझे ब्रेक करना है। सो यस, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो। सर आपने इंग्लिश में आंसर राइटिंग की थी या हिंदी में? मैंने इंग्लिश में की थी आंसर राइटिंग, एंड मैं मेरा मीडियम इंग्लिश था। सोशो टेस्ट सीरीज की मैंने बात कर ली है शायद आपको कि इस पे अगर आप देखेंगे तो बात हो गई कि कोचिंग के टेस्ट सीरीज कीजिए और टॉपर रिव्यूज कीजिए, और उसके बाद उन आंसर्स से चेक कीजिए कि कैसे हमें बेसिकली अपने आंसर्स को चेंज करना चाहिए, टॉपर्स से जो भी कंटेंट मिल रहा है उसको ऐड कर लीजिए। तो और क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं अगर तो कोई और क्वेश्चन पूछना चाहता है। एनसीईआरटी का बता दीजिए कौन सी क्लास। तो हाँ, एनसीईआरटीज आपको पढ़नी चाहिए, मतलब मैंने जो पढ़ी थी मैं वो बता देता हूँ। मैंने क्लास 8 से एनसीईआरटीज पढ़ी थी, है ना। ज्योग्राफी में तो 11th और 12th की एनसीईआरटीज ही बेसिक मटेरियल होता है जो बहुत ज्यादा पढ़ना चाहिए। बाकी मैंने रीडिंग ले ली थी, इन जनरल नॉर्मल रीडिंग ले ली थी एनसीईआरटीज की क्लास 8 से, और उसके बाद मैं स्टैंडर्ड बुक्स पे स्विच कर गया था। तो ये मेरा अप्रोच था एनसीईआरटीज के साथ, ऐसा नहीं था कि मैंने कुछ नोट्स बनाए। एंड मीडिएवल हिस्ट्री के लिए मैंने थीम्स वाली एनसीईआरटी पढ़ी थी। तो ये चीज मतलब मेंस में मीडिएवल हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ी थी, तो ये मेरा एनसीईआरटी को लेके अप्रोच था। तो इसके अलावा कुछ और अगर पूछना है, सो यस, हाँ, अब जैसा कि इसमें क्वेश्चन है कि हाउ टू हैंडल जॉब एंड प्रिपरेशन टुगेदर। तो मैंने जैसा कि बताया कि 2022 तक मैंने फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन की थी, फिर 2022 के बाद मैंने जॉब ले ली थी, मैं कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा हूँ पास्ट 1.5 ईयर से, और मैंने फिर 2023 का अटेम्प्ट जॉब के साथ ही दिया है। तो अब कैसे मैनेज करना चाहिए, तो सिंस मैंने पहले 2 साल में अपने नोट्स काफ़ी शॉर्ट बना लिए थे, प्रिसाइज बना लिए थे, और मुझे पता था कि अब इनको यूज़ करके मैं आंसर राइटिंग कर सकता हूँ, तो उन नोट्स का रिवीजन बस मैं करता था और आंसर राइटिंग करता था, और जो भी आंसर राइटिंग से रिव्यूज मिलते थे नोट्स में ऐड कर लिया करता था। तो इन सब चीज़ों से जॉब के साथ प्रिपरेशन मैनेज हो पाई थी, थोड़ा टाइम मिल पाता था। सुबह उठ के मेरा शिफ्ट जो था 12 बजे शुरू होता था, तो मैं सुबह उठ के 6 बजे से 12 बजे तक अपना यूपीएससी के पे टाइम देता था, यूपीएससी के सिलेबस पे। तो ये मेरा प्लान बी था, और इवन जॉब ने मुझे थोड़ा पॉजिटिव फील करवा दिया था। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ऐसा लग रहा था कि करियर स्टक नहीं है, तो वो मेरे केस में पॉजिटिवली वर्क किया है। तो ये आप देख सकते हैं कि प्लान बी पे
होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए तो ये आपका पर्सनल डिसीजन हो सकता है, बट मेरे केस में पिछले 1.5 साल से जॉब होना वॉज वेरी पॉजिटिव फॉर मी, और जिसकी वजह से मुझे हमेशा एक रिलैक्स्ड फीलिंग रही इस प्रिपरेशन में। तो ये मेरी अप्रोच थी। हाउ वाज योर यूपीएससी जर्नी डिफरेंट फ्रॉम योर जेई जर्नी? सो इन यूपीएससी जर्नी मतलब थोड़ा सा काम बहुत ज्यादा रहता था। मतलब जेई के टाइम आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, आंसर मतलब फिजिकली टायरिंग कम होता है जेई का जर्नी जो होता है, बट यूपीएससी की जर्नी में जब आप आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं तो फिजिकली भी टायरिंग होता है। जब आप मेंस का पेपर लिखने जाते हैं तो उस समय भी आप थक जाते हैं बेसिकली। तो फिजिकल एंड मेंटल दोनों चीजें आप एक साथ बैलेंस कर रहे होते हैं, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी आप मतलब एनालिटिकल स्किल दोनों ही जगह चाहिए, तो वो आप अगर दोनों जगह चाहिए, आप सोचोगे, क्वेश्चन सोचोगे, सिलेबस को तोड़ोगे हिस्सों में, या फिर अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज करोगे, तो उस जगह ये स्किल चाहिए होगा। Any revision strategy as there are myriad things to take in and it feels overwhelming? Yes, so revision आप कैसे कर सकते हो कि आप अपने नोट्स को डेली बेसिस पे रिवाइज करो, एक साथ उनको पाइल अप मत होने दो, कंटिन्यूसली आप रिवीजन करते रहो उनका। एंड ऑल्सो मॉक के थ्रू, मेरी अप्रोच ये रहती है कि आपको कुछ भी रिवाइज करना है आप मॉक के थ्रू करो रिवाइज, ताकि मॉक आपको बताता है एग्जैक्टली कि यार क्या कमी है आपकी प्रिपरेशन में, आपके नॉलेज में क्या कमी है, तो जो कमी होती है वो आपकी क्लियर कर देते हैं मॉक। तो मॉक से रिवीजन ज्यादा करो, है ना। How many readings you used to give for each subject like polity, modern history? So I read them many times. So इसमें मैंने कभी गिना नहीं कि कितनी बार पढ़ना है। तो जब भी आपको लगे आपने मान लो 5-6 बार पढ़ लिए हैं चीजें, नोट्स बना लिए हैं, छोटे कुछ फैक्ट्स लिख लिए हैं उसमें से, तो आप फिर मॉक दो। मॉक दोगे जब आप, तो उसमें आपके नंबर कम आएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि यार मैंने जो पढ़ा है वो कैसे, जो मैंने पढ़ा है वो कैसे मॉक में यूज हो रहा है, कैसे गलत गलतियां हो रही हैं, तो उस तरह आप अपनी रीडिंग्स बढ़ाओगे। तो ये इसमें कुछ फिक्स नहीं है कि कितनी रीडिंग्स करनी चाहिए, वो आपके ऊपर है। अगर आप अगर 25 रीडिंग कर सकते हो तो 25 करो, और अगर 2 रीडिंग में भी आप मॉक में अच्छे नंबर ला सकते हो या सिलेबस आपका पूरा रिकॉल कर सकते हो, तो 2 रीडिंग भी आपके लिए सफिशियंट है। एंड सर, हाउ टू मेक नोट्स फॉर वेरी स्टैटिक पार्ट्स? हाँ, सो इसमें क्या कर सकते हो आप, जो डायनेमिक पार्ट है उसके लिए तो मैंने नोट्स बता ही दिए कि आप सिलेबस को फ्रेमवर्क में तोड़ो, उसके हिसाब से चलो। एंड जो स्टैटिक पार्ट है उसको बहुत शॉर्ट में आप बनाओ, मतलब काफी छोटी छोटी चीजें जो उसके फैक्ट्स हैं बस उनको लिखो। मतलब फैक्ट्स लिख लो, और जैसे आर्ट एंड कल्चर है तो आर्ट एंड कल्चर के फैक्ट्स आपको यूज करने होंगे आंसर्स में, है ना, और ऑर्गेनाइज खुद ही करना होगा थॉट, तो उन फैक्ट्स के नोट्स बना लो बेसिकली, है ना। और बाकी जो मॉक आप लिख रहे होगे मेंस के, तो वहां से सोचो कि यार आर्ट एंड कल्चर में कौन सा पार्ट मेरा वीक लग रहा है, कौन से पार्ट पे मेंस का आंसर कैसे लिखा जाना चाहिए, तो वो उस तरह आप अप्रोच कर सकते हो, है ना। प्लीज बताइए क्या वो ग्रुप, तो यार ये ग्रुप मुझे नहीं पता कि आप कौन से ग्रुप की बात कर रहे हो। मैं जो बात कर रहा हूँ ग्रुप की, वो मेरा पीयर ग्रुप है। जैसे जो मेरे एक भैया हैं सीनियर हैं वो, और जो मेरे साथ लाइब्रेरी में थे वो लोग, तो हम लोग आपस में एक पीयर ग्रुप बना के आंसर राइटिंग करते थे, ऐसा नहीं कि कोई फॉर्मल ग्रुप है। तो ये चीज है मेरे केस में, है ना। एंड हाउ टू रीड हिंदी मीडियम एस्पिरेंट फर्स्ट स्टेप? तो द हिंदू पढ़ने के लिए या फिर कोई भी पेपर पढ़ने के लिए, मैंने आपको बताया कि कोई भी पेपर जब आप पढ़ने जाते हो तो आपको देखना चाहिए कि जो भी न्यूज आप पढ़ रहे हो, आपको सबसे पहले खुद से क्वेश्चन करना चाहिए कि वो किस सिलेबस के किस हिस्से का पार्ट है आपके, और जो भी सिलेबस के हिस्से का पार्ट है आप उस कॉन्टेक्स्ट में फिट करते चलो, उस न्यूज को उस कॉन्टेक्स्ट में फिट करो। क्या आपको कुछ अच्छा पॉइंट मिला उस न्यूज से, क्या कोई अच्छा डेटा मिला, क्या कोई अच्छा आर्ग्यूमेंट मिला है, क्या कुछ उस बात को निगेट करने के लिए कुछ अच्छा डेटा मिला है, तो ये आप खुद से क्वेश्चन करो। पूरा न्यूज़पेपर आप इस लेंस से पढ़ो कि कौन सा न्यूज आपके सिलेबस के किस हिस्से का पार्ट है, तो ये आपके न्यूज़पेपर पढ़ने का काम बहुत आसान कर देगा। कि मैंने जैसे आपको शुरू में बताया भी कि एनसीआरबी का डेटा है तो वो विमेन का पार्ट होगा, अगर एनजीओ प्रथम की कोई रिपोर्ट आई है तो वो एजुकेशन सेक्टर का पार्ट होगा। तो इस तरह आप न्यूज़पेपर को तोड़ के अपने सिलेबस से जोड़ते चलो, तो ये मेन पर्पज होगा। और एडिटोरियल्स से आप अपनी थिंकिंग ब्रॉड करो, थिंकिंग को डेवलप करो आप अपनी एडिटोरियल्स के साथ, कि कैसे वो एडिटोरियल बता रहे हैं कि कोई भी चीज क्यों नहीं होनी चाहिए, एमएसपी को लीगल क्यों नहीं होना चाहिए या क्यों होना चाहिए, तो वो आर्ग्यूमेंट्स आप एडिटोरियल से या फिर टीवी डिबेट से वो सारी चीजें देखो, तो वहां से ये इस तरह आप न्यूज़पेपर का यूज कर सकते हो। Sir, can we get access of your digital notes at Sampa? Yes, I will try to give access of my digital notes, definitely.
सो हिंदू, हाउ टू रीड हिंदू मैंने बता दिया. फॉर सोशियोलॉजी, डिड यू राइट कंप्लीट पीवाईक्यूज और जस्ट फ्रेम्ड आंसर्स फॉर देम? आई रोट पीवाईक्यूज फॉर सोशियोलॉजी, मतलब अपने हाथ से लिख के मैंने फिर चेक करवाया पीयर ग्रुप में दोस्तों के साथ, तब जाके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया उस पर. सो यू हैव टू राइट इट, ऐसा नहीं है कि मन में ही आप उसको बना लो. सर हाउ मेनी मंथ्स इट टुक टू यू कवर सोशियोलॉजी ऑप्शनल एंड व्हाट आर योर मार्क्स इन इट? सो मेरे मार्क्स लास्ट ईयर काफ़ी कम थे, 235 थे 2022 के अटेम्प्ट में सोशियोलॉजी में. इस साल 261, 261 मार्क्स है मेरे सोशियोलॉजी में. अब हाउ मेनी मंथ्स इट टुक, तो सिंस मेरी जर्नी लंबी है तो मैंने कंटिन्यूसली सोशियोलॉजी को किया है, तो हमेशा आंसर राइटिंग करता रहा हूँ, तो ऐसे मंथ्स बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मैं तो लगातार ही इंप्रूवमेंट करता रहा हूँ उन पे जब से यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ. तो मार्क्स मेरे 235 2022 में थे, 261 अभी है. कितने ईयर्स के करंट अफेयर्स पढ़ने चाहिए, कितने मंथ्स के? ठीक है. तो हाँ, अब ये ऐसा कोई इसमें आंसर नहीं है फिक्स्ड कि कितने मंथ्स के पढ़ने चाहिए. मेरा ऐसा रहता था कि मैं न्यूज़पेपर डेली पढ़ता था. तो जब से मैंने प्रिपरेशन शुरू की है, मैं न्यूज़पेपर को पढ़ता रहता हूँ. और यही जो मैंने बार बार बता रहा हूँ मैं आपको, कि न्यूज़पेपर से सबसे पहले आप पढ़ो, और वहां पे आपको कुछ भी न्यूज मिल रही है, जो भी भले ही हेडलाइन मिल रही हो कि ग्लेशियर्स जो है इतना सेंटीमीटर मेल्ट हो गए हैं समर्स में, उसको मैं ले जाके अपने नोट्स में लिख देता था. बस मेरा पर्पस ये रहता था कि जो भी चीज मैं जहां से भी पढ़ रहा हूँ उससे अपने नोट्स को कैसे एनरिच करना है, दैट्स इट. अब वो न्यूज़पेपर के थ्रू मैं पढ़ पढ़ के अपना कंटेंट जोड़ लिया करता था. अब कितने मंथ्स के पढ़ने, ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने न्यूज़पेपर लगातार पढ़ा है ना, करंट अफेयर्स लगातार पढ़ा है, तो ऐसा कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ मंथ्स नहीं हो पाएगा. सर क्या न्यूज़पेपर से बनाने चाहिए या विजन के मंथली मैगजीन सफिशिएंट है? तो फॉर मी, मैंने न्यूज़पेपर कभी नहीं छोड़ा. न्यूज़पेपर इज इम्पॉर्टेंट फॉर मी, क्योंकि न्यूज़पेपर क्या होता है, आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स के साथ रखता है. मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक्यूमुलेट हो गया है करंट अफेयर्स एंड देन यू आर ट्राइंग टू डू दैट. तो आप क्या करो, न्यूज़पेपर डेली पढ़ो. इट इज़ माई सजेशन टू एवरीवन, क्योंकि न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हो तो आप बेसिकली जो भी करंट अफेयर्स हैं उनके साथ चल रहे होते हो, जो भी बड़े न्यूज़ हैं उन पे एडिटोरियल्स आ रहे होते हैं, तो आपके फैक्ट्स भी प्रिपेयर हो रहे होते हैं, ओपिनियन भी बन रहा होता है, एडिटोरियल से थिंकिंग भी डेवलप हो रही होती है. तो न्यूज़पेपर पढ़ते रहो. एंड अगर आपको टाइम मिलता है देन आप मंथली मैगजीन पढ़ लो, है ना. मतलब मंथली मैगजीन फॉर मी सेकेंडरी, न्यूज़पेपर इज मैंडेटरी. अगर मैं इस बात का आंसर करना चाहूँ तो न्यूज़पेपर डेली पढ़ता था मैं, मैगजीन भले ही छूट जाए. तो क्योंकि मैगजीन के लिए मैं बाद में मेंस 365 से भी कवर कर लिया करता था आर्ग्यूमेंट्स, है ना. तो न्यूज़पेपर इज वेरी नेसेसरी. कोचिंग कहाँ से ली? तो मैंने सोशियोलॉजी की कोचिंग आईएएस गुरुकुल से ली, प्रणय अग्रवाल सर के यहाँ. मैंने बताया जीएस की नहीं ली थी कोचिंग मैंने, तो उसके लिए मैं कॉलेज टाइम से ही प्रिपेयर कर रहा था, तो उसके नोट्स मेरे प्रिपेयर्ड थे. सो आई थिंक कि आप लोगों के क्वेश्चन हो गए हैं पूरे. अगर किसी का और भी क्वेश्चन है, जो भी मुझे दिख रहे हैं सामने क्वेश्चंस, वो मैंने कर लिए हैं. सर क्या खुद के नोट्स भी क्लास नोट्स की तरह भी बनाना चाहिए? तो हाँ, खुद के नोट्स क्लास नोट्स की तरह नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि क्लास नोट्स काफ़ी लंबे होते हैं, काफ़ी बल्कि होते हैं. इवन क्लास नोट्स को छोटा करना चाहिए. जो क्लास नोट्स आपने बना लिए रनिंग हैंड में, उनको और छोटा करो आप सिलेबस की डिमांड के हिसाब से, कि आप सिलेबस कैसे यूज करने जा रहे हो, कौन सा सिलेबस है, उस सिलेबस में आपका क्लास नोट्स कहाँ यूज होगा. तो ये आप उसको, मतलब नोट मेकिंग मेंस की आपको पूरी रखनी चाहिए यूपीएससी के मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग. अब वो जहां से भी जो भी कंटेंट मिल रहा है उसको यूपीएससी के मेंस के सिलेबस के फ्रेमवर्क में फिट करना है आपको, दैट्स इट, है ना. क्लास नोट्स तो काफी बल्कि हो जाते हैं, फिर उसको रिवाइज कैसे करेंगे. एंड जो आप ये यूपीएससी से रिलेटेड नोट्स बनाओगे फ्रेमवर्क रिलेटेड, उसको ग्रेजुअली इवॉल्व करते रहो बेसिकली. मतलब उसको इवॉल्व करते रहो और उसको छोटा करते चलो. जो चीज आपको लग रही है कि यार ये तो याद रहती है, उसको हटाते चलो अपने डिजिटल नोट्स में से. पेन कौन सा यूज किया? तो मैंने ट्राइमेक्स के पेन से पेपर लिखे हैं, तो वो मेरा मतलब वो मेरे को सही रहता था. हिंदी से आंसर राइटिंग करने में मार्क्स कम मिलते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता होगा कि मीडियम से आंसर राइटिंग के मार्क्स डिसाइड हों. मुझे नहीं लगता कि ये होता होगा यूपीएससी में, है ना. सो ऐसा नहीं होता. हैंड राइटिंग स्पीड कैसे आए? ठीक है, तो हैंड राइटिंग स्पीड यार प्रैक्टिस से ही आएगी. ऐसा नहीं है उसका कुछ एक लॉजिक है या कुछ फॉर्मूला है जिससे स्पीड तेज हो जाएगी. इवन मतलब कुछ कुछ चीजें हैं ट्रिक्स थोड़ा सा, कि अगर वो, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी हैंडराइटिंग कैसी है. कुछ लोग कर्सिव लिखते हैं तो वो जल्दी लिख लेते हैं, मतलब थोड़ा वर्ड्स पेन कम उठाना पड़ेगा. बट मेनली तो ये जो है वो प्रैक्टिस है. आप प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करो, मतलब आंसर राइटिंग करने की. और ऑल्सो हैंडराइटिंग स्पीड से ज्यादा जरूरी होता है कि आपके थॉट्स जल्दी आना.
जितने जल्दी आपके थॉट्स आएंगे, इवेंचुअली आप रियलाइज करोगे कि आपकी हैंडराइटिंग स्पीड स्लो नहीं है, थॉट्स नहीं आ रहे हैं। जब थॉट्स नहीं आते हैं तो आप सोचने चले जाते हो, और जब आप सोचते हो तब आपका पेपर छूटता है। तो नॉट ओनली हैंडराइटिंग स्पीड, बट एट द सेम टाइम आप कोशिश करो कि आपके पेपर थॉट्स भी जल्दी आए। तो रिकॉल कम करो, रिकॉलिंग पे मत जाओ। जैसा कि मैंने बताया, आप क्वेश्चन को वहीं तोड़ो, वहीं थॉट्स को बिल्डअप करो। तो वो जो प्रोसेस है कि मतलब रिकॉल, जो भी नॉलेज है आपका वो सटल वे में आए, आर्ग्यूमेंट्स आप ऑन द स्पॉट बनाओ, तो वो आपकी स्पीड बढ़ा देगा डेफिनेटली। सर, इन दीज लास्ट 30 डेज बिफोर प्रीलिम्स व्हाट शुड बी आवर अप्रोच? तो आई विल सजेस्ट कि मॉक्स अगर आप दे चुके हैं तो बहुत ज़्यादा मॉक देने की जरूरत नहीं है लास्ट 30 डेज में। पीवाई आप करते रहिए, डेली एटलीस्ट 1.5 घंटा 2 घंटा पीवाई करो। पीवाई से क्या होता है कि आपको पीवाई से आपको पता लगता है, जो ऊपर की चीजें मैंने बताई हैं वीडियो के शुरू में कि कौन कौन से थीम्स एनालाइज करने हैं, वो करो। और प्रीलिम्स की अप्रोच, और तो बस रिवीजन रिवीजन अच्छे से करो और पीवाईक्यू का एनालिसिस करो, यही मेन चीज है ना। एंड सर, मेंस राइटिंग में स्टैंडर्ड इंग्लिश लिखनी होती है, नॉर्मल इंग्लिश? सो इसमें स्टैंडर्ड इंग्लिश और नॉर्मल इंग्लिश से क्या मतलब है, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। बट हाँ, नॉर्मली जब हम लिखते हैं आंसर वैसे ही लिखना चाहिए, है ना। मतलब जरूरी नहीं है कि पूरा फैंसी इंग्लिश लिख रहे हैं वहां पे। मतलब बस बात कन्वे होनी चाहिए, आपको जो अपना मैसेज कन्वे करना है, जो भी आर्ग्यूमेंट देना है, वो आर्ग्यूमेंट दे देना है वहां पे, दैट इज सफिशिएंट। हाउ ऑफन वर यू मेकिंग नोट्स फॉर मेंस डेली वीकली? सो मैंने जैसा कि बताया कि नोट्स, एनीथिंग फॉर मी वाज नॉट कंप्लीट जब तक मैंने नोट्स नहीं बना लिए। मैं कुछ भी पढ़ रहा हूँ, अगर मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, मैं नोट्स अपने खोल के बैठूंगा सामने कि न्यूज़पेपर में क्या पता मुझे क्या अच्छा लग जाए और वो नोट्स में ऐड कर दूं मैं। तो जब भी मैं पढ़ रहा होता था, मैं नोट्स अपडेट कर रहा होता था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक वीक के बाद बनाऊंगा या मंथली या डेली बनाऊंगा। अगर मैं पढ़ रहा हूँ, अगर मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ, और अगर आपने कुछ मुझे अच्छा पॉइंट बता दिया है, तो मैं जाके उसको नोट्स में लिख दूंगा। आई विल आस्क जस्ट वन थिंग टू मी, कि ये जो बात आपने मुझे बताई है, या ये जो चीज मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ी है, मेरे सिलेबस का कहाँ पे पार्ट है, और उस सिलेबस में जहां भी आएगा मैं वहां ऐड कर दूंगा। तो नोट मेकिंग वॉज कंटिन्यूअस एंड इवॉल्विंग प्रोसेस फॉर मी। कोचिंग कंपलसरी है या नहीं, पर्सनल डिसीजन टोटली। आपको लगता है कि आपको कोचिंग की जरूरत है तो आप ले सकते हो, वरना खुद भी कर सकते हो। तो ये पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक के लिए प्री मेंस की स्ट्रेटजी एंड श्योर। तो इकोनॉमी के लिए जो है, मतलब आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ लो। मैंने श्रीराम आईएएस की जो बुक आती है वो पढ़ी थी इकोनॉमी के लिए। एंड उसके अलावा फिर आप प्री के मॉक दो, उन मॉक्स के थ्रू आपकी इकोनॉमी कवर हो जाएगी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी उससे। हैंडराइटिंग के लिए आपने क्या किया जो सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग के लिए आपने क्या किया जो सुंदर सुंदर लिखे? नहीं, तो हैंडराइटिंग मेरी बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं थी, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। सो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि सुंदर ना भी हो, लेकिन बस लेजिबल हो। हैंडराइटिंग अगर लेजिबल है, आपने जो बात कन्वे करना चाह रहे हैं वो अगर हो गई है, तो दैट इज द डिमांड ऑफ द एग्जाम। इससे ज़्यादा कुछ डिमांड नहीं है ना। सर, कैन वी आस्क एनी डाउट टू इन्विजिलेटर? हाँ, यू कैन आस्क एनी डाउट टू इन्विजिलेटर, वट एवर यू वांट। कोई भी प्रॉब्लम है तो वो पूरा कर देते हैं। मॉक इंटरव्यू और यूपीएससी इंटरव्यू में क्या डिफरेंस होता है सर? सो हाँ, मॉक इंटरव्यू इज मोर लाइक कि वो आपके सारी चीजें, आपके जो भी डैफ में है, वो कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करें। तो वो डिसाइडेड होते हैं कि इस सेक्शन से ये पूछा जाएगा, इस सेक्शन से ये पूछा जाएगा। बट इन एक्चुअल इंटरव्यू यू नेवर नो कि कैसे चलेगा। कई बार ऐसा हो सकता है आपकी एक ही हॉबी से 8-10 सवाल आ जाए, किसी से ना ही आए। तो दैट इज वेरी ऑर्गेनिक जो एक्चुअल इंटरव्यू होता है, कि मतलब फ्लो होता है बस, वो है ना कि जो भी बात चल रही है, डिस्कशन चल रहा है, आपने कुछ बोला, उन्होंने कुछ बोला, वहीं से वो क्वेश्चन बना लेंगे। सो एंड द एटमॉस्फेयर इन मॉक इंटरव्यू थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड होता है, कि बिकॉज देर आर ऑल दीज कैमराज एंड ऑल। बट इन एक्चुअल इंटरव्यू इट इज वेरी कॉर्डियल, द बोर्ड इज वेरी कॉर्डियल, और आपको पता नहीं लगता कि कब इंटरव्यू प्रोसेस पूरा हो गया। जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तब थोड़े नर्वस जरूर होते हो, लेकिन जब आप एक्चुअल बैठ जाते हो एंड 2 या 3 मिनट के बाद इंटरव्यू में आपको एकदम नॉर्मल फीलिंग हो जाती है। सो दैट इज द डिफरेंस। आपकी रिवीजन स्ट्रेटजी, ये मैंने बताया कि रिवीजन स्ट्रेटजी कैसी थी। तो आई यूज टू रिवाइज ऑन डेली बेसिस जो भी नोट्स बनाए हुए हैं, एंड मोस्टली मैं मॉक के थ्रू रिवीजन करता था। कि अगर मुझे पॉलिटी रिवाइज करना है तो मैं पॉलिटी एक बार पढ़ लूंगा, पूरा बेसिक सोर्स जो मेरा है या फिर नोट्स जो मेरा है, उसके बाद मैं मॉक दे दूंगा उसका।
मॉक में जो गलतियां होंगी उन गलतियों को वापस मैं पढ़ लूंगा कि अच्छा शायद यार मेरा ग्राम पंचायत वाला चैप्टर वीक रह गया है, लोकल गवर्नमेंट वाला चैप्टर वीक रह गया है, तो अगर वो वीक रह गया है चैप्टर तो उसको मैं वापस रिवाइज कर लूंगा। ये अप्रोच रहता था मेरा। स्टडी में कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें, ये आपको खुद से कमिटमेंट होना चाहिए कि नहीं यार मुझे डेली बेसिस पे पढ़ाई करनी है, वो करते रहिए। कभी कभी होता है कि मन नहीं लगता है पढ़ाई में, तो व्हाट आई यूज टू डू कि एक टायरिंग प्रोसेस हो जाता है, जब थक जाते हैं तो उसके बाद फिर मैं एक कंप्लीट ब्रेक ले लिया करता था। तो जब ब्रेक ले लेते हैं तो उसके बाद थोड़ा गिल्ट होता है कि यार मैंने ब्रेक क्यों ले लिया, पूरे दिन का पढ़ाई मिस हो गई। तो उस केस में क्या होता है कि आपका फिर से पढ़ने का मन करता है। तो ये चीज है मेरा। बाकी जो आप है, आपको सोचना चाहिए कि आप जब तैयारी कर रहे हो तो यू आर प्रिपेयरिंग आफ्टर लीविंग सो मेनी थिंग्स, आप कुछ और कर सकते थे बट यू हैव चूजन टू स्टडी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो इस वजह से आपको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एक कांस्टेंट आपका रीजन स्ट्रांग होना चाहिए कि आपने क्यों करना है सिविल सर्विसेज, तो उससे आपकी कंसिस्टेंसी आएगी। Do you have Telegram channel? Yes, I have Telegram channel. I have Telegram group actually. So I discuss this thing. So I'll share that also. इस बार ऐड करने सर बार बार ऐड करने से नोट्स में मैसी हो जाते हैं, आई मीन पॉइंट्स। सो आई टोल्ड कि मैं डिजिटल नोट्स बनाता हूँ, तो डिजिटल नोट्स मैसी नहीं होते हैं बिकॉज आप उनको एडिट कर सकते हो डिजिटल नोट्स में। दैट इज वाई आई टोटली सपोर्ट डिजिटल नोट मेकिंग, क्योंकि उसमें आप को लाइन हटानी है हटा सकते हो, तो वो मेसी नहीं होते फिर उसके बाद, है ना। तो फॉर ऑफलाइन नोट्स यू हैव टू फिगर आउट समथिंग की, लेकिन दैट इज फॉर श्योर कि नोट्स आपको इवॉल्व करते रहने हैं। ऐसा नहीं होने वाला कि एक बार आपने नोट्स बना लिया एंड दोज नोट्स विल बी द फाइनल नोट्स। ये अभी तक आप जब इंटरव्यू भी दे रहे होगे तब तक आपके नोट्स इवॉल्व होते रहेंगे। ऐसे स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए सर? सो ऐसे स्ट्रेटजी के लिए मेनली तो क्या है कि आपको प्रैक्टिस से मेन चीज आएगी, है ना। प्रैक्टिस आपको ज्यादा से ज्यादा ऐसे लिखो, लिख के देखो, थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करो, फ्लो का ध्यान रखो कि फ्लो ना बिगड़े एसेज में, एंड ऑल्सो कंटेंट प्रिपेयर करके रखो आप ऐसे का, जो कंटेंट आपका दूसरे से डिफरेंट होगा वो आप प्रिपेयर करके रखो किसी तरह। अब ऐसे का कंटेंट क्या होता है, वो आपके जो भी हॉबीज हैं, जो भी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है वहां से लेके आओ। जैसे मैं क्रिकेट में इंटरेस्टेड रहता था, तो मैं क्रिकेटर्स के लाइफ के एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एम एस धोनी को मैं कोट करता था, उनकी लाइफ की स्टडी, उनके लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसको कोट करता था, जो भी क्वालिटीज मुझे दिखानी होती थी जब भी ऐसे में। तो इस तरह की चीजें आप लेके आओ जो कि दूसरों से अलग हो। बाकी तो नॉर्मल जो मटेरियल होता है वो तो आपके पास होता ही है ऐसे का, बस कोशिश ये करो कि दूसरे से अलग कैसे करना है। और फ्लो बहुत जरूरी है ऐसे में, मतलब ऐसे को लिख के प्रैक्टिस करवाओ, है ना, तो वो बहुत जरूरी है। फ्लो फ्लो इंश्योर्ड रहे, किसी ऐसे इंसान से पढ़वाओ जो आपको सजेशंस दे पाए, एंड नए नए एग्जांपल्स, इनोवेटिव एग्जांपल्स लेके आओ। Can you recall, retrieve the way you... ठीक है। So yes, can you expand a bit more on how you used to recall and retrieve? So what by this statement I mean कि recalling is always difficult because suppose if there is some question कि on child issues या फिर elderlies पे कोई question है, so the one thing is कि आप ऐसे सोचो कि यार elderlies पे question है तो मैंने कभी तो पढ़ा था elderlies, है ना, एंड उस पर मैंने नोट्स भी बनाए थे। सो यू विल गो इनटू दैट प्रोसेस ऑफ रिकॉलिंग, सो दैट इज रियली डिफिकल्ट कि आपको सारी बातें याद भी नहीं आएंगी, एंड यू विल ऑल्सो पुट कंस्ट्रेंट्स ऑन योर माइंड कि वही पॉइंट सोचने हैं जो मैंने उस समय नोट्स में बनाए थे। हो सकता है अगर आप उस क्वेश्चन को वहीं ब्रेक करो डायमेंशन में कि अच्छा इश्यूज पूछे गए हैं एल्डरलीज के, मेजर्स पूछे गए हैं एल्डरलीज के, और कैसे हम इसको सही कर सकते हैं, बेसिकली ये पूछा गया है। तो आप उसी समय सोचो, जस्ट ब्रेक द क्वेश्चन कि अच्छा पहला डायमेंशन, पहला इंट्रो लिख दूंगा मैं, उसके बाद इश्यूज पे फोकस करूंगा, उसके बाद क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं उस पर फोकस करूंगा, एंड देन आई विल कंक्लूड और आई विल एंड इट अप विद वे फॉरवर्ड। तो अब क्या होगा, आपका दिमाग एकदम ब्रॉड है, तो इट विल बी हैविंग वेरी गुड इनोवेटिव आइडियाज इन योर, यू विल हैव वेरी गुड इनोवेटिव आइडियाज इन योर माइंड, सो दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम, मतलब एक आंसर लिखते वक्त आपको ये पता लग जाता है कि सामने वाला इंसान जो लिख रहा है वो कंस्ट्रेंट है क्या दिमाग में, या फिर वो मल्टी डायमेंशनल आंसर लिख रहा है। सो आई सजेस्ट कि रादर देन रिकॉलिंग योर नोट्स, व्हाट यू शुड डू, ब्रेक द क्वेश्चन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ओनली एंड जस्ट थिंक कि मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, इश्यूज क्या हो सकते हैं एल्डरलीज के, आई विल स्टार्ट थिंकिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ओनली। एंड नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इश्यूज सर्च कर रहा हूँ कि सबसे पहला मैंने अभी सोचना शुरू किया, अगर तो मैंने सोचा कि अच्छा इश्यूज हो सकते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं। फाइनेंशियल इश्यूज क्या हो सकते हैं कि उनकी डिपेंडेंस होगी,
चिल्ड्रन पे। फिर उसमें आप एग्जाम्पल क्या ऐड कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल ड्यू टू फाइनेंशियल चैलेंजेस द जो भी यंग पॉपुलेशन है दे शिफ्ट देयर पेरेंट्स टू एल्डरली होम्स, तो ऐसे आपने लिख दिया। एंड अगर आपने फाइनेंशियल इश्यूज में लिख दिया दे आर मोर प्रोन टू साइबर फ्रॉड्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी, तो आप साइबर क्राइम लिख दो फॉर एग्जाम्पल। तो आप सोचोगे ना, अगर आप उस क्वेश्चन को उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे सोचोगे एंड देन यू विल ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन, तो वो आपका काफी ब्रॉड और मल्टी डायमेंशनल आंसर होगा। सो दैट आंसर विल डिपिक्ट कि यार आपने अपने दिमाग को रिस्ट्रेन नहीं किया है, कॉन्स्ट्रेंट नहीं दिए हैं अपने दिमाग को, आपने ब्रॉडली समझाया है पूरा पार्ट। सो दैट इज व्हाट आई मेंट विद दैट स्टेटमेंट। ठीक है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैंने ले लिए हैं। प्लान बी कब से रखना चाहिए, तो ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन मैं रखने वाला हूँ कि प्लान बी कब से होना चाहिए। तो मेरे केस में मैंने ये सोचा था कि जब मैंने प्रिपरेशन शुरू ही की थी तो उस समय ही मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि आई विल बी गिविंग ओनली फ्यू 2 to 3 years इन दिस प्रिपरेशन, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टेक पे होता है जब आप प्रिपेयर करते हो, तो बहुत सारी चीज़ें छोड़ के आप प्रिपेयर कर रहे हो। तो आई डिसाइडेड कि 2 साल में अच्छे से मेहनत करूंगा लग के, एंड उसमें बहुत अच्छे से मेहनत करूंगा, एंड जो भी नोट्स प्रिपेयर करने होंगे वो मैं कर लूंगा प्रिपेयर इस बीच में, ताकि अगर मुझे 2 साल बाद जॉब भी लेना पड़े तो मेरे नोट्स से या फिर मेरे मटेरियल जो मैंने गैदर कर लिया है उस मटेरियल से ही सारा कुछ एड्रेस हो जाए मेरा जो भी आगे का प्रिपरेशन है। तो ये मेरा मेन पर्पस था, तो मैंने वही किया। 2020 में मैं ग्रेजुएट हुआ, 2022 तक मैंने पूरा ब्रेक लिया, कोई प्लेसमेंट्स नहीं, कोई जॉब नहीं। उस समय मैंने कोशिश की कि मैक्सिमम सिलेबस अपना कंप्लीट कर लूँ, कि अच्छा ठीक है इस समय में मेरे को फुल फुल प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, नोट्स पूरे रेडी कर लिए मैंने, और उन्हीं नोट्स को यूज किया, है ना। फिर उसके बाद जब 2022 का मेंस हो गया, तब मैंने जॉब ज्वाइन कर ली आईटी सेक्टर में, डेटा एनालिटिक्स फील्ड में, एंड फिर उस जॉब को मैंने कंटिन्यू रखा। एंड फिर मेरा मेंस आया 2023 का जॉब के साथ, तो वो मैनेज नहीं हो पा रहा था, तब मैंने उस समय रिजाइन कर दिया था, नोटिस पीरियड पे आ गया, एंड देन अगेन मेंस जैसे ही हो गया मैंने फिर से दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर लिया, स्विच कर लिया। तो मेरे लिए ये था कि 2 साल कट ऑफ पीरियड था कि इसके बाद मुझे प्लान भी चाहिए होगा, क्योंकि वो मेरे मेंटल स्टेट के लिए अच्छा है, मेरे को सेटिस्फेक्शन देगा, एक स्थिरता देगा। तो इस वजह से मैंने 2 साल बाद प्लान भी ले लिया था। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, वेरी ऑनेस्ट सजेशन टू एवरी वन ऑफ यू, कि अगर आपने यूपीएससी में 2 या 3 अटेम्प्ट अगर दे दिए हैं, यूपीएससी में 3 अटेम्प्ट अगर आपने दे दिए हैं कंप्लीट प्रिपरेशन के साथ, तो आपको प्लान भी ले लेना चाहिए, क्योंकि फिर वो आपको प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। अगर आपके पास एक बैकअप रहेगा हमेशा ही, वो आपको आपके प्रेशर से बचाएगा। और जब आपके पास प्रेशर कम होता है उस केस में आप अपना बेस्ट वर्जन बन के आते हो उस एग्जाम में। आप पैनिक नहीं करते हो, आप अपना जो भी टेंशन नहीं होता है, स्ट्रेस नहीं होता है, तो आपका परफॉर्मेंस अपने आप बढ़ जाता है। तो ये मेरा सजेशन रहेगा कि 3 अटेम्प्ट अगर हो चुके हैं, 3 या 4 अटेम्प्ट, तो आपको प्लान बी की तरफ जाना चाहिए। दैट इज वेरी पर्सनल, सब लोगों का अलग स्ट्रेटेजी होता है, तो ये आप देख सकते हो, मेरे केस में यही था। ग्रेजुएशन के बाद, सो इसमें मेरा ये है कि आपको बस ये देखना चाहिए कि कब आपकी प्रिपरेशन हो गई है। अगर आपने प्रिपरेशन कर ली है, मॉक दे लिए हैं, नोट्स को रिवाइज कर लिया है, एक बार आंसर राइटिंग कर ली है, ऑप्शनल की भी नोट्स बना लिए हैं और आंसर राइटिंग कर ली है, अगर ये मटेरियल आपके पास प्रिपेयर्ड है तो आपको एग्जाम दे देना चाहिए, राइट। तो यस, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। आई थिंक मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए हैं, एंड आई एम सॉरी अगर किसी के क्वेश्चंस मिस हुए हो। सो लेट्स एंड दिस थिंग नाउ, दिस लाइव स्ट्रीमिंग। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, मैंने सीएपीएफ का एग्जाम नहीं दिया था। ओके गाइस, ठीक है फिर, है ना। थैंक यू सो मच, यू आर वेरी गुड लिसनर्स, आई मस्ट से। So yes, thank you so much, everyone. All the best for your preparation. Just be honest about your preparation. Uh, Keep working hard. Be consistent in your preparation. Just make notes of it and revise more and more, solve more and more mocks, and have a complete plan of your preparation. So it will really help you in your preparation and in succeeding this examination as well. And also be very don't take very stress of this exam, because eventually this it should not create panic among you
कि मतलब ये एग्जाम कैसा है, कैसे होगा। जस्ट बी वेरी पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव रहो आप अपने प्रिपरेशन को लेके, इंजॉय करते चलो इस प्रिपरेशन को, इस जर्नी को, बिकॉज इवेंचुअली ये जर्नी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाती है। बिकॉज आई टोटली इम्पैथाइज विद एवरी वन ऑफ यू कि आप कैसे पूरे दिन भर आप एक टारगेट बना के पढ़ते हैं, सुबह उठते हैं, शाम को सोते हैं, उसके बीच में आप पढ़ते रहते हैं, एंड देन यू जब आप सोने जाते हैं तब भी आपके दिमाग में वही चीज़ें आ रही होती हैं कि मैंने क्या पढ़ लिया और क्या मुझे कल पढ़ना है, कितने मॉक कर लिए, मॉक में नंबर कम क्यों आ रहे हैं। सो आई टोटली अंडरस्टैंड द प्रेशर, the amount of anxiety that you all guys are going through. So I have complete respect for you guys. Just keep doing what you are doing, and all the very best every one of you. And I'll pray that every one of you succeed in this examination. Thank you so much. Thank you so much, guys.